नमस्ते इंडिया। गाइस, तो आज जो अपन करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपका चैप्टर सीए इंटर ग्रुप 1 में है और सीए आईपीसीसी ग्रुप 2 में है। तो काफ़ी बच्चों का मैसेज आया कि सर ये चैप्टर करा लीजिए। तो फिर आपकी बात जैसे मैं हर बार मानता हूँ वैसे मान ली मैंने। तो आज जो अपन करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आई थिंक डिबेंचर का मतलब आपको पता होगा कि क्या है। तो एक तरह से लोन है जो हमने पब्लिक से लिया है। ओके, तो जब अपने को फंड का रिक्वायरमेंट था तो हम नहीं चाहते थे कि अपन इक्विटी शेयर इश्यू करें, तो हमने क्या किया, डिबेंचर इशू किया और हमने क्या किया, पब्लिक से पैसा ले लिया और हमने उनको एक टाइम पीरियड दिया होगा कि इतने साल के बाद हम आपको रीपेमेंट करेंगे। तो बस वही टाइम पीरियड जब आप रीपेमेंट कर रहे हो ना, वही है आपका रिडम्पशन। तो यहाँ पर अगर मैं रिडम्पशन की बात करूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन, तो इसका मतलब होता है रीपेमेंट। क्या मतलब है इसका? रीपेमेंट। ओके, किसका? डिबेंचर का। तो जब मैं डिबेंचर का रीपेमेंट की बात कर रहा हूं ना, तो वही आपका चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो अब गाइस इसमें दो पार्ट में, थियरी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो थोड़ा बहुत थियरी का भी अपन देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आई थिंक ये आपको पता होगा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ठीक है, रजिस्टर। तो ये सब आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा। मैं जो इंपॉर्टेंट बात करूंगा वो है फर्स्ट आपकी है मेथड ऑफ रिडम्पशन। तो रिडम्पशन किस किस वे से हो सकता है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो गाइस देखिए, द फर्स्ट मेथड जो आपको पता है दैट इज कॉल्ड लंप सम पेमेंट मेथड। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं सीधा एक अमाउंट पेमेंट कर लूंगा। किसको? जो मेरे डिबेंचर होल्डर थे उनको। तो जो नॉर्मल वे में आता है कि भैया आपने पैसा लिया है, आप उसको जो भी अमाउंट है वो पे कर लो, दैट इज कॉल्ड लंप सम मेथड। तो लमसम मेथड में क्या होगा कि आप सीधा एक अमाउंट क्या कर लोगे, उनको पेमेंट कर लोगे। ओके, सेकंड इज योर बाय रीपेमेंट बाय द इंस्टॉलमेंट। तो आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू क्या कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो। अब सर जैसे मान लो मैंने डिबेंचर लिए, इशू किए, उसके बाद 5-10 साल के लिए किए, 5 ईयर तक मैंने उनको कुछ भी रीपेमेंट नहीं किया। बट 6 ईयर से मान लो मैं 6 ईयर में 20% डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट करूंगा। फिर 7th ईयर में 10% को सपोज करता हूँ। फिर 8th ईयर में मान लो 15% को करता हूँ। तो इस तरह से मैं इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूँ। ओके, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है आपने स्टार्ट से इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट करना शुरू किया होगा, या हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप रीपेमेंट कर रहे हो। बट जो आप रीपेमेंट कर रहे हो पूरा साथ में नहीं कर रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो। जैसे 20%, 30%, 10% उस हिसाब से कर रहे हो। अब सब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है कंपनी पे, कि वो एक लॉटरी सिस्टम लगा सकती है या लॉट के थ्रू कर सकती है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस वे से वो उन 20 या 30% या 10% लोगों को सिलेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये था आपका इंस्टॉलमेंट मेथड। अब उसके बाद जो है आपका वो है ओपन मार्केट। तो आपको पता होगा जैसे शेयर सेल होते हैं ओपन मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, वैसे डिबेंचर भी सेल होते हैं। तो अगर कंपनी क्या करती है, अपने ही डिबेंचर को परचेज कर लेती है, अपने ही डिबेंचर को ओपन मार्केट से परचेज कर लेगी कम रेट में। ऑब्वियसली कम रेट में करेंगी, वरना क्या मतलब। तो मान लो जैसे अपने डिबेंचर सेल हो रहे थे, तो एक बंदा था उसने अपने डिबेंचर ले लिए थे 100 रुपीज में। अब आज उसको नीड आ गया है तो उसने अपना मार्केट में प्राइस डाल दिया 98। अब अपने को पता है कि अपना डिबेंचर कम प्राइस में मिल रहा है, तो हमने उस डिबेंचर को परचेज कर लिया। ओके, अब उसको अपन फाड़ के फेंक देंगे, मतलब कैंसिल कर रहे हैं। तो ये भी तो रिडम्पशन है एक तरह से। तो इसे क्या बोलेंगे, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। ओके, तो इस तरह से रिडम्पशन हो सकता है। और द लास्ट वन इज कन्वर्जन। आपको पता होगा कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर अपन इश्यू करते हैं, नॉन कन्वर्टेबल करते हैं। तो अगर मैं कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर इश्यू करता हूं तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद उनको मुझे कैश पेमेंट नहीं करना है, मैं उनको शेयर्स दे देगा। तो ये भी एक रिडम्पशन का क्या है, मेथड है। तो इनडायरेक्टली रिडम्पशन का मेथड का मतलब क्या है कि आप जो डिबेंचर होल्डर है आपके, उनको किस तरह से आप पेमेंट कर रहे हो। ओके, चाहे आप लमसम करो, चाहे आप इंस्टॉलमेंट करो, चाहे आप इक्विटी शेयर देके करो, चाहे आप ओपन मार्केट से परचेस करके कर दो, तो किसी भी वे से कर रहे हो, वही है आपके मेथड्स। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा लमसम, इंस्टॉलमेंट, ओपन मार्केट एंड कन्वर्जन। तो थियरी में पॉसिबल है कि आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो गाइज अगर मैं कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूं तो आपको पता, कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि बाकी इक्विटी शेयर की होल्डिंग ऊपर नीचे हो सकती है। ओके, तो याद रखना, अगर मैं कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं इन दैट केस मुझे क्या चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
ठीक है, ये आप बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ इतना है नहीं। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप कैसे करते हो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ये चीज आपको आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए, वो है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसे बोलते हैं DRR। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि एक रिजर्व जो होता है वो क्या होता है। सर रिजर्व इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो एक होता है P&L अकाउंट, उस P&L से कुछ पैसा अपन सेपरेट कर लेते हैं, ओके, किसी विदाउट किसी पर्पस, तो उसे बोलते हैं जनरल रिजर्व। बट अगर मैं उसको स्पेशल रीजन के लिए सेपरेट करूंगा तो वो स्पेशल रिजर्व होगा। अब ये जो स्पेशल रिजर्व है, ओके, अगर मैंने डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए किया है तो दैट इज कॉल्ड DRR। अब सर ये क्यों करना पड़ता है, तो उसको अपन समझते हैं कि मान लो अपनी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल है सपोज करो 1 लाख रुपीस के, और अपन ने डिबेंचर इश्यू किए थे 1 लाख रुपीस के, ओके। अब मान लो कि अपनी कंपनी में फिक्स असेट है यहाँ पे 1 लाख रुपए की, और यहाँ पे मैं बोलूं कैश पड़ा है अपने पास 1 लाख रुपए, ओके। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा है 1 लाख रुपए, और यहाँ पे करंट असेट भी मान लो अपने पास दूसरा जो असेट है वो भी पड़ा है 1 लाख रुपीस। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 3 लाख का छोटा सा मेरा बैलेंस शीट मैंने बना लिया है, ओके। अब क्या होगा कि मान लो मुझे रिडम्पशन करना है इस साल में, तो मेरे पास प्रॉफिट तो पड़ा 1 लाख रुपए, ओके। तो ऐसा भी तो सकता है अगर ये प्रॉफिट पड़ा रहा तो जो शेयर होल्डर है वो बोलेंगे अरे प्रॉफिट पड़ा है, चलो डिविडेंड लेके आ जाओ, बांट दो हमको। और मान लो अगर अपन ने इसको डिविडेंड में रूप में बांट लिया, इसको बांट लिया, जो ये प्रॉफिट आपको पड़ा है 1 लाख रुपए है, अगर इसको अपन ने डिविडेंड में बांट लिया तो अपने पास से कैश चली जाएगी, ओके। तो ऑब्वियसली कैश चली गई तो मेरे पास क्या बचता है, फिक्स असेट बचता है और करंट असेट बचता है। इन दैट केस अगर मुझे रिडम्पशन करना पड़ेगा तो या तो मुझे अपना फिक्स असेट सेल करना पड़ेगा या करंट असेट से पैसा वसूल करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि उस टाइम पे मुझे वो पैसा न मिले, ओके, या मुझे अगर मान लो फिक्स असेट सेल करना पड़ा, क्रेडिटर्स मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, इन दैट केस मुझे फिक्स असेट भी सेल करना पड़ सकता है। तो डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए अगर मैं फिक्स असेट सेल करूंगा तो कैसा रहेगा बिजनेस, आप सोच सकते हो कैसा चीज होगी, क्या होगा, ओके। तो ऑब्वियसली कंपनी क्या चाहेगी कि ये जो पैसा है इसको मैं ब्लॉक कर दूं। तो फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या क्रिएट करेंगे, DRR। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे इस प्रॉफिट एंड लॉस को हटा के मैं यहाँ पे बना लूंगा DRR। अब जैसे ये DRR नाम आ गया, क्या शेयर होल्डर बोल सकते हैं कि हमको डिविडेंड दो, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि DRR इज नॉट अ फ्री रिजर्व। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे DRR क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मैं रिडम्पशन आराम से कर पाऊंगा। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द DRR, ओके। अब DRR है कितना बनाने का है, किनको बनाने का है, ये सब आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा DRR कैसे बनता है। तो अगर मैं इसकी एंट्री आपको पूछूं तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस कम करना है तो P&L को कम करना है। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है, कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। DRR इज ऑल्सो रिजर्व, तो ऑब्वियसली रिजर्व बनाने के लिए लायबिलिटी यानी क्रेडिट करना पड़ता है, तो 2 क्या आएगा, DRR। इस तरह से आपकी एंट्री होती है DRR क्रिएट करने की, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, ओके गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब DRR के बाद अपन एक चीज और समझ लेते हैं, वो है DRR इन्वेस्टमेंट, ओके। अब अपने पास कैश पड़ा है तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम होती है कि कैश पड़ा रहेगा तो हो सकता है हम खर्च कर दें। तो जैसे मान लो नॉर्मल अपने घर में भी हम देखते हैं कि मान लो कि आपको पढ़ाने का है, बराबर है, या आपकी सिस्टर है या अपने घर पे कोई बेटी है या कोई भी है उनकी शादी करने की है, तो क्या घर वाले वो पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं क्या वो घर में कैश में रखते हैं क्या, आंसर इज नो। ये वो इन्वेस्ट कर लेंगे, चाहे बच्चे का नाम का LIC ले लो, FD कर लो, म्यूचुअल फंड ले लो, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। लिक्विड में पैसा नहीं रखते क्योंकि वो टाइम लगे ना उस चीज को, और अगर लिक्विड में पड़ा रहा तो हो सकता है खर्च हो जाए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कैश में पड़ा है तो हम कैश में नहीं रखेंगे, हम उसको इन्वेस्ट कर लेंगे, और उसी को क्या बोलते हैं, DRR इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये कैश को हटा के मैं क्या लेके आएगा, DRR इन्वेस्टमेंट, ओके। अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट FD में हो या किसी और में हो, अब आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है उसका भी रूल है।
वो अपन देखते हैं कुछ देर में। बट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहा हूं और मेरे पास से कैश या बैंक से पैसा जा रहा है तो क्या एंट्री हो सकती है, तो ऑब्वियसली डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज दिस इज द असेट फॉर यू टू बैंक अकाउंट। इस तरह से तुम डीआरआर इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास करोगे। ओके, तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी सिंपल। तो डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री तुमको समझ में आई, तुमको डीआरआर इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री समझ में आ चुकी है। अब कब और कैसे और किस कंपनी को डीआरआर इन्वेस्टमेंट और डीआरआर क्रिएट करना चाहिए, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को समझना पड़ेगा। तो अगर मान लो किसी ने पढ़ा हुआ भी है पहले, तो वो इस चीज को नोट करना कि कैसे अपन डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर रिजर्व आपको दे रखा है, क्यों भाई क्रिएट करना पड़ता है, और यहाँ पे जो बैलेंस होगा और कितना होना चाहिए वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने शॉर्ट में आपके लिए कुछ चीज रखी है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएगी। फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना चाहिए, हाउ मच। तो आंसर है 10%। कितना, 10%। किसका, वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। बेटा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर बोला है, ठीक है। तो जितने भी आपके डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उसका 10% आपको क्रिएट करना पड़ेगा डीआरआर। तो सपोज करो कि भैया हमारे पास 1 अप्रैल 18 को हमने डिबेंचर इश्यू किए और वो थे 10 लाख रुपए के, तो 10 लाख के डिबेंचर इश्यू किए। तो कितने तुम्हारे डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है सर, 10 लाख। तो इसका अपन 10% डीआरआर क्रिएट करेंगे। बोलो समझ में आया ये वाला। तो उसका 1 लाख, 10 लाख का 10%, 1 लाख अपन इतना डीआरआर क्रिएट करेंगे। अंडरस्टूड। कब करना है वो भी बताऊंगा, बट यहाँ पे देखिए कितना क्रिएट करेंगे, जितने भी डिबेंचर तुम्हारे आउटस्टैंडिंग है उसका कितना 10% होना चाहिए। तो सपोज करो अगर मैंने रिडम्पशन भी कुछ कर लिया और आज की डेट में मेरे पास 5 लाख के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, तो 5 लाख का 10% इतना मेरा डीआरआर होना चाहिए। अब कब करना चाहिए सर, इंपॉर्टेंट चीज तो ये है आपका टाइमिंग क्या रहेगा। तो अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू डीआरआर एनी टाइम आप बना सकते हो बिफोर रिडम्पशन से पहले आपको कभी भी बना सकते हो, प्रिफरेबली एवरी ईयर स्मॉल पार्ट बाय पार्ट टिल द टाइम डिबेंचर आर रिडीम। तो पार्ट बाय पार्ट में अपन कर सकते हैं, लेकिन वेट, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जनरल प्रोविजन है, बट जो अपना आईसीआई है ना वो कुछ और बोलता है। तो हमको तो आईसीआई को फॉलो करने का है, और वो क्या बोलते हैं जनाब, जरा देख लेते हैं। ट्रांसफर टू डीआरआर एज सून एज डिबेंचर आर इश्यूड और अलॉटेड। तो वो क्या बोलता है, आप वेट मत करो, आप ये पार्ट पार्ट में मत करो, जैसे आपने डिबेंचर इश्यू किए, ठीक है, आप डीआरआर का प्रोविजन बना लो, डीआरआर क्रिएट कर लो, बस सिंपल वर्ड, जितना जल्दी हो सके उतना कर लो। तो वहां पे इसने बोला भी है डू इट इन वन गो, सीधा एक ही एंट्री से कर लो तुम लोग, एंड ऑन फर्स्ट डे। तो अगर तो इतना तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है तो फर्स्ट डे को ही आप उतना डीआरआर क्रिएट कर लीजिए और डीआरआर बना दो, बस बात खत्म। तो आईसीआई यही बोलता है कि अगर आपके पास इनफ प्रॉफिट पड़ा है तो आप आराम से फर्स्ट डे को ही डीआरआर क्रिएट कर लो, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं करने का है आपको। और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करने का है, अगर आपके पास ऑलरेडी डीआरआर है कुछ तो जितना कम पड़ रहा है उतना क्रिएट कर लो प्रॉफिट एंड लॉस से, ये बोलता है आईसीएआई। कब करना है, जल्दी से जल्दी, यानी स्टार्ट में ही। तो जब तुम्हारा साल शुरू होगा ना उसी डेट पे कर लो, फर्स्ट डे पे ही सबसे बेस्ट डीआरआर क्रिएट आप कर लीजिए। ओके, अब एक होता है डीआरआर इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट आपको कब करना है, तो नॉर्मली आईसीआई बोलती है 30 अप्रैल से पहले, जिस भी साल आपके मैच्योर हो रहा है उसके 30 अप्रैल से पहले तुमको करने का है। तो इसका मतलब आईसीआई फिर यहाँ पे ये बोलता है जितना जल्दी हो उतना कर लो, तो आपको फर्स्ट डे पे ही करोगे तो बेटर रहेगा। ओके, अब डीआरआर इन्वेस्टमेंट कितना करना है, तो यहाँ पे डीआरआर इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया है 15%, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। जितने डिबेंचर है उतने नहीं, जितने मैच्योर हो रहे तुम्हारे करंट ईयर में उतने डिबेंचर का तुमको करने का है 30 अप्रैल से पहले। ओके, तो मान लो अपना करंट ईयर में, ये अपना करंट ईयर है 1920, और करंट ईयर में जो अपने डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे 10 लाख रुपीज के मैच्योर हो रहे हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे इसके स्टार्ट में 30 अप्रैल से पहले मुझे
क्या करना पड़ेगा, जितने मैच्योर हो रहे हैं उसका 15% का DRR इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सिंपल वर्ड। तो हो सकता है कि मेरे पास टोटल 20 लाख के डिबेंचर थे, तो मेरा DRR तो बनता है 20 लाख पे, बट मेरा DRR आई किस पे बनेगा, जितने करंट ईयर में मैच्योर हो रहे हैं उसका। तो अगर मान लो 20 में से 10 मैच्योर हो रहे हैं तो मुझे DRR आई कितना बनाने का है, 10 लाख पे ही बनाने का है। अगर 5 लाख के मैच्योर हो रहे तो 5 लाख पे, अगर पूरे 20 लाख हो रहे तो पूरे 20 लाख पे, जितने तुम्हारे करंट ईयर में मैच्योर हो रहे हैं उसको देखो आप, और 30 अप्रैल से पहले बना लो। मेरे हिसाब से 30 अप्रैल की मतलब आपको सीधा का सीधा फर्स्ट डे पे DRR इन्वेस्टमेंट कर लेने का है। अंडरस्टूड। तो 1 अप्रैल को आप DRR इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास कर लो एज पर दी ICAI। तो 10 लाख है तो मैच्योर हो रहे हैं, तो 10 लाख का 15% DRR इन्वेस्टमेंट बना लूंगे। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि DRR इन्वेस्टमेंट और DRR किसको बनाने का, मतलब कितना बनाने का है, हाउ मच का आंसर तुमको मिल गया, और कब, व्हेन, उसका आंसर भी तुमको मिल गया। बट किसको, वो इंपॉर्टेंट चीज है, किसको बनाने का है, किसको नहीं बनाने का है। ओके, तो पहले रूल अलग था, आपको ये लेटेस्ट वाला समझना है। यहां पे ICAI ने बड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है, मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया शॉर्ट में। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भैया ये इतना बड़ा क्या है, उसको शॉर्ट में मैंने इतना एक टेबल में रख दिया है, तो आप इस टेबल को रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, कुछ कैटेगरीज बांटी गई है, ठीक है, जो कंपनीज है उनकी कुछ कैटेगरीज बांटी गई है। तो सबसे पहली कंपनीज जो है उनको बोला है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, क्या बोला है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में बात की गई है। तो कौन होते हैं AIFI, बताइए, आपको कुछ आइडिया है? तो यहाँ पे जैसे सिडबी, नाबार्ड, ठीक है, NHB, तो ये सब कौन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, बड़े बड़े जो लोग एकदम, जैसे जो या तो RBI रेगुलेट करती है या बैंकिंग कंपनी करती है, उनके बारे में। तो उनको बोला आप तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जैसे ही हो ना, तो आपको कुछ DRR या DRR इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने का कुछ काम नहीं है, तो आप फ्री हो। बोला वाह भाई वाह, मजा आ गया, इनको कोई तकलीफ नहीं दी गई। अब बचे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अदर, बाकी जो बच गए आपके, उनकी बात करें, यानी दूसरी जो बैंक्स बच गए उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उनको भी बोला तुमको भी कुछ भी करने का काम नहीं है। वेरी गुड, वो भी खुश हो गए। तो इन लोगों को ना तो DRR बनाने का है, ना DRR इन्वेस्टमेंट बनाने का है। अब बच गए NBFCs, ठीक है, आपको पता होगा NBFCs क्या होता है, जैसे मुथूट फाइनेंस और इन सब की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज है, एक है लिस्टेड और दूसरा है अनलिस्टेड। एक है लिस्टेड और दूसरा क्या है, अनलिस्टेड। अच्छा, मैं अगर NBFC बोल रहा हूं तो उसके साथ में हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी बोल रहा हूं, ठीक है, तो HFCs भी बोल रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, अगर लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, आपको DRR नहीं बनाने का है, ठीक है। तो पहले हम DRR पढ़ लेते हैं। तो DRR तो ऑब्वियसली बड़े लोगों को बनाने का ही नहीं है। फिर लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, NBFC हो, आप HFC हो, तो आपको नहीं बनाने का है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल कंपनी हो, और दो तरह से कंपनी हो सकती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड मतलब रिलायंस, टाटा, जिसके शेयर्स जो है ना वो एक्सचेंज होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो बोलता है आपको भी नहीं DRR क्रिएट करने का है, DRR आपको भी क्रिएट नहीं करने का, बिकॉज आपके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे रूल है, तो आपको क्रिएट नहीं करने का है, सिंपल। बट अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो, ओहो, यानी तुम प्राइवेट लिमिटेड हो, तुम जमूरा प्राइवेट लिमिटेड हो, या तुम जमूरा लिमिटेड भी हो बट अनलिस्टेड हो, तुम्हारे शेयर जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, इन दैट केस आपके ऊपर इतना रेगुलेशन नहीं है, तो आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस सब चीज को समराइज करूं, तो DRR जो है वो किसको क्रिएट करना है, तो सिर्फ एक ही है, अनलिस्टेड कंपनीज। ओके, अनलिस्टेड कंपनियां, एक्सेप्ट इन सबको छोड़कर, यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल या NBFC अनलिस्टेड, उन सबको छोड़कर नॉर्मल तेरी कंपनी है जो अनलिस्टेड है, चाहे लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, आपको DRR क्रिएट करना है। कितना, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, सिंपल वर्ड। नाउ DRR इन्वेस्टमेंट, पहली चीज सोचो, जिसको DRR बनाने का है उसको क्या DRR बनाना कंपल्सरी है, आंसर इज यस। तो उनको कंपल्सरी DRR बनाना पड़ेगा, यानी आपने अगर DRR बनाया है तो आपको DRR इन्वेस्टमेंट भी बनाना पड़ेगा। कितना, 15%। ओके, अब गवर्नमेंट ने एक खेल खेला कि ऐसे लोग जो DRR नहीं बनाते हैं बट उनको DRR इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका फंड जो है ना वो कैश में ना पड़ा रहे। अब उनको लेके आ गए कुछ लोगों को, और वो कुछ लोग कौन है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं DRR इन्वेस्टमेंट बोलूं तो जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको तो ना DRR बनाने का ना DRRI बनाने का है। बट अगर आप NBFCs हो, यस,
अगर आप कोनो एनबीएफसी हो, मुथूट फाइनेंस हो, ठीक है, दूसरी जो एनबीएफसी होती है आपकी, अगर आप वो हो, इन दैट केस अगर आप लिस्टेड हो तो आपको बनाने का है, बट अगर आप अनलिस्टेड हो तो आपको नहीं बनाने का है। आया समझ में? तो अगर आप लिस्टेड एनबीएफसी हो, एचएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, ठीक है, तो आपको एनबीएफसी लिस्टेड हो तो बनाने का आपको है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट करने का है। अब अगर आप रिलायंस हो, आप टाटा हो, आप अंबानी हो, लिस्टेड कंपनी हो, तो आपको डीआरआर तो नहीं बनाने का है, बट डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाने का है। तो इसको शॉर्ट में देखिए, डीआरआर किसको मानने का है? सिर्फ अनलिस्टेड अदर कंपनीज, अदर मतलब जो नॉर्मल कंपनीज होती है उनकी बात कर रहा हूं, ओके, चाहे लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। बट जो डीआरआर इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्वियसली जिसने डीआरआर बनाया तो उसको तो बनाने का ही है, तो इन दोनों को तो बनाना ही पड़ेगा। अब कौन बच गया? अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, नॉर्मल लिस्टेड कंपनी हो, तो आपको डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब अपना अंबानी जी को, टाटा जी को बनाना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अब कौन बच गया? एक और चीज जो वो है एनबीएफसी जो लिस्टेड है उनको भी करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये चार्ट आप देख सकते हो, आपको इसमें आराम से समझ में आएगा। अब एनबीएफसी पे सर डीआरआर क्यों नहीं बनाना पड़ता? बिकॉज वहां का उनका जो रूल है वो एनबीएफसी में लिखा हुआ है, तो बोलता अगर तुमको एज पर द एनबीएफसी रूल बनाना पड़ेगा तो तुमको क्रिएट करने का है, और एनबीएफसी रूल में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको डीआरआर नहीं बनाने का है, तो इसके लिए वहां पे 0 हो गया। ओके, तो आप इस तरह को उसको ऐसे लीजिए कि डीआरआर सिर्फ एक ही है, एग्जाम अगर लिखा हुआ है अनलिस्टेड कंपनी तो आपको डीआरआर बनाने का है। ओके, ऐसा लिखा हुआ है अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी, ऐसा था तो आपको डीआरआर क्रिएट करने का है। बट ऐसा लिखा है अनलिस्टेड कंपनी, बट ऐसा लिखा है एनबीएफसी ब्रैकेट में या एचएफसी, इन दैट केस आपको डीआरआर नहीं बनाने का है। ओके, अब बचा डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको ऐसा लिखा है नॉर्मल कंपनी अनलिस्टेड है तो ऑब्वियसली अपने को डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको लिखा है लिस्टेड कंपनी तो आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा बताओ? डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको ऐसा लिखा है लिस्टेड कंपनी आपकी है एनबीएफसी लिस्टेड कंपनी, आपको डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अनलिस्टेड है, एनबीएफसी है, नो डीआरआर। ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है सब कब क्रिएट करने का कब नहीं करने का है, तो आप ये ले सकते हो। बोलो आया समझ में ये वाला? आई थिंक ये चीज तुमको क्लियर हो गई होगी, या आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो ये था तुम्हारा डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो ये जैसे ये आपके आईसीआई ने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है, तो वही मैंने जो बोला वही सेम चीज है, तो आप डायरेक्ट उसको रेफर कर सकते हो और वहां से समझ सकते हो। ओके, अब भैया आप डीआरआर इन्वेस्टमेंट करोगे किसमें? मतलब सर मेरी मर्जी उसमें कर लो क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, हमने आपको बताया, हम आपको बताएंगे, गवर्नमेंट बोलती है कि आपको इसमें डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना है। अब कौन सी वो चीज है वो जरा देख लेते हैं। एग्जाम में आ सकता है थ्योरी के रूप में कि आप डीआरआर इन्वेस्टमेंट किस में कर सकते हो। तो बोला इन डिपॉजिट विद एनी शेड्यूल्ड बैंक, वाह जी वाह, आप किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट कर दो, चाहे एफडी करो चाहे सेविंग अकाउंट रखो, कुछ भी कर लो, बट आप सेविंग बैंक शेड्यूल्ड बैंक में कीजिए आप, ठीक है। बट वो है ना फ्री फ्रॉम चार्ज होना चाहिए, मतलब आप जो एफडी आपने की है आप उसको कहीं पे गिरवी नहीं रख सकते, प्लेज नहीं कर सकते, तो वो चीज आप ध्यान रखना। अंडरस्टूड? तो फ्री फ्रॉम चार्ज होना चाहिए वो तुम्हारा एफडी जो तुम कर रहे हो, आप उसको कहीं और पे गिरवी नहीं रख सकते। या फिर इनकम सिक्योरिटीज, यानी कि आपकी फ्री ऑफ ये चार्ज जो सिक्योरिटी है वही है इसका मतलब। तो यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट फिर वही बात बोल रहे हैं कि आप इसको प्लेज नहीं कर सकते, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर आपको आगे सेम बोला है कि आप ट्रस्ट में भी कर सकते हो, ठीक है, आप ट्रस्ट के सिक्योरिटीज में कर सकते हो, आप ट्रस्ट के बॉन्ड्स में कर सकते हो। ओके, आप ट्रस्ट के सिक्योरिटीज में कर सकते हो, ट्रस्ट के बॉन्ड में कर सकते हो, बट फ्री फ्रॉम चार्ज होना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे। अब जो हमको समझना है वो है आपकी नॉर्मल जनरल एंट्रीज, कैसे एंट्रीज पास होती है वो समझते हैं। फर्स्ट एंट्री में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया डीआरआर क्रिएट करने की क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट कम होगा डीआरआर आएगा, तो डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री होती है पेनल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। डीआरआर इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी बता चुका हूं, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो, अब अगर आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड में किया है, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट पे इनकम मिलेगा।
अगर आपको उसके ऊपर इनकम मिलेगा तो वो जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आपको रिसीव होगा, तो रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसके आगे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट। रीजन क्या है कि पता चलना चाहिए ना भैया ये पर्टिकुलर इसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आया है, तो उसके लिए तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, तो ये रिसीव होने की एंट्री कर ली। अब ये जो इंटरेस्ट आया है बताओ कहां पे तुम ट्रांसफर करते हो, नॉर्मल वे में कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट में, तो ये भी तुम्हारा ट्रांसफर होगा पीएनएल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, आपको इंटरेस्ट को फिक्स दिमाग में रखिए कहां पे ट्रांसफर करना है, पीएनएल अकाउंट में। नाउ अब एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको रिडम्पशन करना पड़ेगा, तो रिडम्पशन से पहले तुमको डीआरआर इन्वेस्टमेंट सेल करना पड़ेगा, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आ गया मेरे पास। फिर डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब जब पेमेंट हो गया है तो वो डीआरआर क्यों खड़ा रखा है, जब रिडम्पशन हो चुका है तो डीआरआर क्यों खड़ा रखते हो, चलो उसको ट्रांसफर करो, तो उसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्यों, वो नॉर्मल करंट डे का इनकम होता है और ये तो ऑब्वियसली मैंने पहले बनाया था, तो यहाँ पे अपन इसको ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जितना भी तुम्हारा डीआर का बैलेंस पड़ा है उसको सारे को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लो। आई थिंक आपको सब चीजें क्लियर हो गई होगी कैसे कैसे करना है क्या करना है। ओके, फिर ये पेमेंट की मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कैसे एंट्रीज पास करनी है वो सब ठीक है, बाकी चीजें अपन क्वेश्चन में करेंगे। तो यहां तक कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो सर कि ये चीज समझ में नहीं आई, और अगर समझ में आया है तो प्लीज वो भी कमेंट कीजिए, हमको अच्छा लगता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। ओके चलिए फिर, तो अब देखते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसमें क्या है। Jan First Rama Limited, a listed company, had 500 debenture or ₹100 each outstanding in its books, carrying interest at 6% per annum. In accordance with the regulatory requirement, the director of the company acquired debenture from the open market for immediate cancellation as follows. March 1st, 5,000 at 98, that is come interest. August 1st, 10,000, 100.25 come interest. 15 दिसंबर को 2500 at 98.50 x interest. Debenture interest is payable half yearly on 30th June and 31st December. Show the ledger account of the debenture and debenture interest for the first year ignoring income tax. Now listen carefully. क्या यहाँ पे DRR और DRRI के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी पे DRR तो एप्लीकेबल होता ही नहीं है। डन, तो DRR तो एप्लीकेबल है ही नहीं, बात खत्म। बचा DRRI यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, उसकी बात करनी है। तो नॉर्मली लिस्टेड कंपनी है, क्या DRRI बनाना चाहिए, आंसर इज यस, बट किसका, जो तेरे मैच्योर हो रहे हैं करंट ईयर में, ठीक है, मतलब जिनको तू करंट ईयर में पेमेंट करने वाला है वो वाला। अगर तेरे ओन डिबेंचर तू परचेस कर रहा है और उसको कैंसिल कर रहा है, फाड़ के फेंक रहा है, तो क्या तुझे किसी और को पेमेंट करना पड़ेगा, आंसर इज नो। तो अपन DRRI बनाने का लॉजिक क्या था कि सर जब किसी को पेमेंट करना पड़ेगा तो उस टाइम पे अपना फंड इतना होना चाहिए, इसके लिए DRRI बनाना पड़ता था। बट जब यहाँ पे किसी को पेमेंट अलग से करना ही नहीं है तो DRRI का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, समझ गए। तो अगर सिर्फ यहाँ पे ओन डिबेंचर है और उनको ही कैंसिल कर रहे हो, इन दैट केस अपने को DRRI का रिक्वायरमेंट का जरूरत है ही नहीं, तो बनाएंगे भी यहाँ पे नहीं। अंडरस्टूड। अब ओन डिबेंचर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि खुद के डिबेंचर आपने परचेस कर लिए। तो जब आप खुद के डिबेंचर परचेस कर रहे हो दैट इज इन्वेस्टमेंट फॉर द यू, तो यहाँ पे एक चीज आती है कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट। आई थिंक आपने AS 13 में पढ़ा होगा कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, तो वो लॉजिक आपको पता होगा। नहीं पता तो मैं सिंपल सा आपको वर्ड बोलता हूं कि भैया जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो सामने वाले बंदे ने कुछ टाइम तक अपने पास वो डिबेंचर रखे होंगे, तो वो नहीं चाहेगा कि उसको जितने टाइम उसने रखे उसका इंटरेस्ट का नुकसान हो जाए। तो जब भी हम परचेज करते हैं ना तो हम उसको अलग से इंटरेस्ट का पेमेंट करते ही करते हैं। तो अगर मान लो मैं किसी बंदे को पेमेंट कर रहा हूं डिबेंचर का, तो मैंने डिबेंचर इन्वेस्टमेंट किए, तो मैंने लिखा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, सपोज तो मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर लिखता हूँ। ओके, तो मैंने उसको पेमेंट किया 101 का। ओके, अब इसमें ये लिखा हुआ है दैट इज कम इंटरेस्ट,
इसका मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट भी क्या है, इंक्लूड है। तो मैं इंटरेस्ट को अलग से निकालूंगा, और मैंने इंटरेस्ट अलग से निकाला 2.5 का। कितना निकाला? 2.5 का। तो अगर मैंने 101 का पेमेंट किया और उसमें 2.5 इंटरेस्ट का है, इसका मतलब मेरा जो रियल में कॉस्ट है वो कितना है? 98.50। ये डिबेंचर जो मैं लिख रहा हूं ना उसमें कितना आएगा? 98.50। इसका मतलब मैंने ओन डिबेंचर कितने में लिया? 98.50 में लिया है। 2.5 इज द इंटरेस्ट जो मैं अलग से कर रहा हूं। ओके, तो कम इंटरेस्ट लिखा हुआ तो इस तरह से करने का है। बट सपोज करो कि आपने पेमेंट लिखा है और उसने बोला कि दैट इज द एक्स इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे 101 दे रखा है और ये दिख रखा है एक्स इंटरेस्ट। इन दैट केस मैं सीधा का सीधा जितना मेरा ओन डिबेंचर का वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर है, उसमें लिख दूंगा 101, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं इंटरेस्ट अलग से निकालूंगा। सपोज को 2.5 का इंटरेस्ट है, तो मैं उसको पेमेंट जो करूंगा वो 103.50 करूंगा। तो मुझे समझना क्या कि मेरे ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डिबेंचर अकाउंट में क्या आया। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो सीधा वो अमाउंट आ जाएगा सीधा, बट कम इंटरेस्ट है तो मुझे उस अमाउंट में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, वो यहां पे आएगा। अंडरस्टूड? तो जैसे इससे पहले वाले में मैंने क्या एग्जांपल में क्या किया था कि जो मुझे अमाउंट दे रखा था ना कम इंटरेस्ट, उसमें से मैंने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर ये तेरा कॉस्ट में आया। तो ये चीज आप ध्यान रखना। चलो, तो ये इसमें इंटरेस्टिंग चीज थी जो अपने को समझनी थी। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आप डिबेंचर इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करते हो। ओके, नो इश्यू। शो द लेजर अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर का लेजर अकाउंट बनाने का है और डिबेंचर इंटरेस्ट का बनाने का है फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। फर्स्ट ईयर के लिए आपको करने का है। तो आपने अपना जो फर्स्ट ईयर है वो कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, वो देख लीजिए आप लोग कि भैया फर्स्ट ईयर कब से शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 31 दिसंबर दे रखा है, तो मैं नॉर्मली कंसिडर करता हूँ कि भैया जैन टू दिसंबर चल रहा है अपना। चलो फिर, तो सबसे पहले मुझे डिबेंचर अकाउंट बनाने का है, तो यहाँ पे 6% डिबेंचर अकाउंट बनेगा और मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट बनाने का है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट आएगा। बस, तो ये दो अकाउंट आप ध्यान रखना कौन कौन से है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियसली क्या मैंने डिबेंचर इश्यू किए हुए मेरे पास थे। यस, ये डिबेंचर कौन सा है पता है? ये लायबिलिटी साइड वाला डिबेंचर है, जो आपने इश्यू किया था उसकी बात कर रहा हूँ। इन्वेस्ट किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपने जो इश्यू किया था उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो कि आपने क्या किया। अपने पास डिबेंचर 500 डिबेंचर 100 रुपए वाले थे फर्स्ट जैन को। तो बेटा फर्स्ट जैन को अपने पास साल है तुम्हारा, वैसे साल कुछ दे नहीं रखा ईयर, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं जैसे 18 ले लेता हूँ सपोज करो, अब नहीं भी लिखूंगा साल तो भी चलेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आपके पास बैलेंस था? तो 500 इंटू 100 यानी 50,000 रुपए का बैलेंस था। आपने क्या किया, 1 मार्च को ओपन मार्केट से 5,000 रुपए के डिबेंचर परचेज कर लिए और उसको उसी टाइम पे कैंसिल कर दिया। तो जब हम इमीडिएट कैंसिलेशन करते हैं तो आपको कोई असेट अकाउंट अलग से नहीं बनाने का, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग से नहीं बनाने का है। सीधा जो डिबेंचर आपके इश्यू किए हुए थे वो उसको डेबिट कर लीजिए और सीधा टू बैंक आ जाएगा आपका। ओके, तो जब भी मैं अपने डिबेंचर परचेज करता हूं बट उसको इमीडिएट कैंसिलेशन करता हूं, तो जो मेरे डिबेंचर अकाउंट था वो डेबिट कर लो। अंडरस्टूड? टू जो मैंने जो पेमेंट किया टू बैंक हो जाएगा, तो उसको मैंने पेमेंट किया टू बैंक आ गया आपका। अंडरस्टूड? और जो भी गेन या लॉस होगा वो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मान लो मुझे गेन हुआ है तो ऑब्वियसली गेन ही होगा, तो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन यहाँ पे लिख देने का है। तो 100 रुपए का डिबेंचर था, मैंने उसको 98 में ले लिया, 98 गया और 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये एंट्री आपको पास करनी रहेगी, इमीडिएट कैंसलेशन पे। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने 5,000 के डिबेंचर ले लिए तो इनडायरेक्टली तुम्हारे डिबेंचर अकाउंट से 5,000 ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 मार्च को मैंने डिबेंचर लिए तो वो 5,000 जाएंगे, बट मैंने टू बैंक में कितना लिखा है बताओ, जितना मेरा वैल्यू गया है मेरी जेब से डिबेंचर का। तो यहाँ पे बोला है कम इंटरेस्ट, तो अब इसकी एंट्री आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने कम इंटरेस्ट में परचेज किया 5,000 का 98 रुपीज के हिसाब से, तो क्या होगा? तो देखो जब आप कम इंटरेस्ट परचेज करते हो तो आप लिखते हो डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कम इंटरेस्ट मतलब आपका टू बैंक का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 98 रुपीज में 5,000 नॉमिनल वैल्यू की आपने डिबेंचर ली है।
बेटा 5000 नॉमिनल वैल्यू, तो 5000 डिवाइड बाय 100, यानी मैं कितने डिबेंचर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 50 डिबेंचर अपन ने लिए है। तो अगर मैं 50 डिबेंचर लेता हूँ, ये चीज बड़ी ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं पता है, 5000 ले लेते हैं, वो गलत है। तो 500 नहीं लेंगे अपन, कितने लेंगे, 50 लेंगे। 50 डिबेंचर अपन ने लिए इंटू 98 के हिसाब से, तो 50 इंटू 98, तुम्हारा टोटल पेमेंट है 4900 का। अब इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो सर अपना जो वैल्यू है वो 5000 का है, इंटू 6% का रेट है, इंटू लास्ट पेमेंट कब हुआ था, 31 दिसंबर को, जैन फेब 2 महीने का इंटरेस्ट तुम पे कर रहे हो, तो कितना अदा करो, 50 रुपीज आ जाएगा। तो तुम्हारा मेन डिबेंचर का वैल्यू कितना हो गया, 4850, क्या आएगा, 4850। अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप क्या करना, आप खुद के डिबेंचर ले रहे हो ना, तो आप स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हो कि दैट इज माय ओन डिबेंचर, क्या ले रहे हो, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो आपने ओन डिबेंचर अकाउंट कितने में लिए, 4850 में। आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कितना किया, 50 का, और टू बैंक आपकी जेब से कितना गया, 4900 का। ओके, अब इसको इमीडिएट कैंसिल करना है, तो आपके डिबेंचर सामने 6% डिबेंचर डेबिट हो जाएंगे। ओके, 6% डिबेंचर अकाउंट आप डेबिट कर लो। टू सामने क्या जाएगा, ओन डिबेंचर जाएगा सामने, और टू प्रॉफिट आ जाएगा, तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो देखिए डिबेंचर का वैल्यू 5000 है, तुम्हारा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 4850 ओन डिबेंचर आ गया, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना आ गया, 150 आ गया। तो इस तरह से ये आएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। फिर से समझा देता हूँ एक बार। आपने जब ओन डिबेंचर लिए तो आपने एंटर की, कोई ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। ओके, 4850 50 4900। अब जब आप कैंसिल कर रहे हो, इमीडिएट कैंसिल कर रहे हो, तो ओन डिबेंचर हट जाएगा, तो टू ओन डिबेंचर आ जाएगा। वो जो डिबेंचर था 6% वाला लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट में, वो हट के डेबिट हो जाएगा, तो ये डेबिट हो गया। तो दोनों का डिफरेंस इज 150 ना, तो गेन कितना हो गया, 150 का। तो अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूँ 6% डिबेंचर में, तो यहाँ पे टू बैंक या टू ओन डिबेंचर, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। आपने 4850 तो इसका पे किया, मेन प्रिंसिपल अमाउंट का। साथ में आपका ये टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन भी आ जाएगा 150 रुपीज। ओके, तो देखो नेट 5000 का तुम्हारा ये डेबिट हो गया, उतना कम हो गया, तो 50,000 था, उसमें से 5000 वैल्यू जो था नेट चला गया। ओके, तो इस तरह से ये 5000 तुम्हारा नेट इस तरह से चला जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अंडरस्टूड। ये तुम्हारा 1 मार्च का हो गया। एज इट इज 1 अगस्त का भी होगा। तो अगर मैं 1 अगस्त की बात करूं, तो जब मैंने पेमेंट किया है तो किस तरह से किया वो आप देखिए। चलो 1 अगस्त को देखने का मुझे, तो 1 अगस्त को मैंने 10,000 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू है एट 100.25 कम इंटरेस्ट। ओके, 10,000 का है, मतलब कितने डिबेंचर होंगे बेटा, 10,000 मतलब डिबेंचर कितने हैं वो आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। 10,000 डिवाइड बाय 100, यानी 100 डिबेंचर की बात कर रहा हूँ। 98.50 पर डिबेंचर, सॉरी 100.25 पर डिबेंचर। तो मेरे पास 100 डिबेंचर है जो मैंने लिए, 100.25 100.25 में लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सीधा सा फंडा आ गया आपका, कम इंटरेस्ट तो यहाँ पे आएगा 100 इंटू 100.25, तो 100 इंटू 100.25 दैट इज योर 10025। अब डिबेंचर इंटरेस्ट तो आपको निकालना ही पड़ेगा अलग से, तो 10,000 रुपए का वैल्यू है, इंटू 6% है, और जो डेट दे रखी है वो 1 अगस्त है। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा वहां से यहां तक देखिए, तो जून को मिला होगा, तो जुलाई, अगस्त तो कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज फर्स्ट डेट है। तो एक महीना, एक महीने की बात करनी है, तो इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो देख लो 10,000 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइड बाई 12 दैट इज 50 रुपीज, तो ये 50 रुपया ये आ गया। तो आपने जो पेमेंट किया है ओन डिबेंचर का वो कितना किया है, -50 करो, 9975 का, कितना किया है, 9975 का। अब इमीडिएट कैंसिलेशन करना है, तो ओन डिबेंचर में 9975 आ गया, सेम जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही। 10,000 इसका वैल्यू है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया, 25 रुपीज का। तो ये 25 रुपीज का तुम्हारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब इसको मैं सीधा लेजर पोस्टिंग करता हूं, तो अगर मैं 1 अगस्त की बात करूं,
तो देखिए टू बैंक जो मैंने मेन प्रिंसिपल अमाउंट पे किया था वो कितना था अपना 9975 का वो था। तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 25 का, नेट 10,000 मेरा इधर से लेस हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है। 50,000 आपका ये आ गया, 5,000 ये, 10,000 ये। अब 2,500 के मैंने और किए हैं, 2,500 के मैंने क्या किए हैं और रिडम्पशन किए हैं। तो 2,500 डिवाइड बाय 100 यानी 25 डिबेंचर की बात कर रहा हूँ। बट नाउ दैट इज द एक्स इंटरेस्ट। तो अब सीधा है, एक्स इंटरेस्ट है अपना, तो सीधा का सीधा मुझे अमाउंट ऊपर ही लिखने का है। कम इंटरेस्ट तो नीचे लिखा था, अब एक्स इंटरेस्ट तो मैं सीधा ऊपर लिखूंगा। कैसे लिखूंगा देख लीजिए, 25 डिबेंचर इंटू एक का वैल्यू क्या बोल रहा है 98.50, तो 98.50 आ गया। तो 25 इंटू 98.50 टोटल तुम्हारा वैल्यू आता है 2462.50 ये आता है। डिबेंचर इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो 2500 का 6% इंटू डेट जो है यहाँ पे, वो डेट क्या है तो देखेंगे 15 दिसंबर, मतलब लास्ट मिला होगा अपने को जून में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का आधा, मतलब 5.5 महीने कितने होते हैं, 5.5 महीने। तो 5.5 डिवाइड बाई 12 ऐसे आप निकाल सकते हो। तो 2,500 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, तो 68.75 कितना था, 68.75 ये आ गया। आप टू बैंक में दोनों का टोटल लिख सकते हो। तो 2462.50 2531.25 इस तरह से आप लिख सकते हो। अब कैंसिल कीजिए, तो 2500 का वैल्यू था मेन ओरिजिनल, तो डिबेंचर में आ गया 2500 रुपया, यहाँ पे आ गया ओन डिबेंचर में 2462.50। तो तुम्हारा जो बैलेंस बच गया वो कितना बचा वो देख लीजिए, वो गेन हो गया 37.50 का गेन हो गया। अब इसको ऊपर पोस्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए दिसंबर 2018 को टू बैंक अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, ठीक है। तो टू बैंक में देखिए जो मेन अमाउंट था वो आएगा 2462.50, 2462.50 ओके, और 37.50 प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ये वाला। तो तुम्हारा 2500 नेट जाएगा। तो अब किसी को डाउट आया सर टू बैंक में ये क्यों लिख रहे हैं, आपका पेमेंट तो ज्यादा गया है। तो बेटा लेजर पोस्टिंग देखिए ना, लेजर पोस्टिंग में होता क्या है, जिस लेजर का आप अकाउंट बना रहे हैं ना वो अमाउंट सामने आता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये अकाउंट बना रहा हूँ, कौन सा ओन 6% डिबेंचर बना रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ओन डिबेंचर को मैं कंसिडर कर रहा हूँ ना, वो तो जो ओन डिबेंचर में अमाउंट होगा ना वही 6% डिबेंचर में टू बैंक में आएगा, बाकी वाला प्रॉफिट में आएगा। अल्टरनेटिवली आप टू बैंक की जगह ओन डिबेंचर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ऐसा टू बैंक की वजह से कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ पे टू ओन डिबेंचर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया। बाकी जो बच गया वो 31 दिसंबर को तुम्हारा बैलेंस बच जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो टोटल आपके पास 50,000 के थे डिबेंचर, माइनस 5,000 माइनस 10,000 और माइनस 2,500, 32,500 का बैलेंस बच गया आपके पास। तो सर क्या इसके लिए DRRI क्रिएट करना है क्या? DRR तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज लिस्टेड कंपनी है। क्या DRRI इसके लिए क्रिएट करना है क्या? आंसर इज नो। रूल क्या था, जितने डिबेंचर तेरे करंट ईयर में मैच्योर हो रहे हैं, जिनको तू पेमेंट करने वाला उनका, क्या तेरे करंट ईयर में ये मैच्योर हो रहे क्या? आंसर इज नो, तो नो DRRI इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका 6% डिबेंचर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये बैलेंस हो गया। ये टू बैंक में देखो मैंने जैसे लिखा था 4850, ये प्रॉफिट आ गया 5000 हो गया, ये 45 हो गया, इन्होंने हाफ ईयरली किया है, हमने मर्ज किया है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 45 वापस आ गया, 9975254625 और 37.5 32,500। तो इन्होंने अलग अलग किया है, हमने यहाँ पे इसको मर्ज किया है।
तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि हाफ ईयरली आप लेजर बनाइए, यहाँ पे सिर्फ लिखा कि लेजर बनाइए। तो ये अपन ने कर लिया 6% डिबेंचर अकाउंट। अब अगर किसी को शॉर्टकट में करने का सर हमको तो कुछ डायरेक्ट वे बता दीजिए। तो मैंने बोला देखो थोड़ा सा तुमको एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बराबर आना चाहिए, तो आपने बैलेंस लिखा यस सर। अब जब भी कम इंटरेस्ट दे रखा है तो जो आप टू बैंक लिखोगे ना या टू ओन डिबेंचर लिखोगे ना, उसमें करना क्या है, वो कम इंटरेस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस कर लो, वो वाला यहाँ पे आएगा, बराबर है। और जितना फेस वैल्यू का तुम्हारा कैंसिल हो रहा है ना, वो आउटर कॉलम में लिख दो, तो जो डिफरेंस हो गया वो क्या गया, प्रॉफिट में आ गया। दैट इज द शॉर्टकट। तो अगर मैं इसको शॉर्टकट में करता हूं तो कैसा होगा, तो मैं आउटर कॉलम में मुझे पता है कि 5000 नॉमिनल वैल्यू को जा रहा है, तो मैंने 5000 लिख दिया, बराबर है। अब टू बैंक में यहाँ पे क्या आएगा, या टू ओन डिबेंचर लिखूंगा तो उसमें भी क्या आएगा कि जितना मेरा मेन कॉस्ट है, अगर एक्स इंटरेस्ट दे रखा है तो सीधा लिख दीजिए, बट कम इंटरेस्ट है तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस कीजिए फिर लिखिए। तो यहाँ पे जैसे कि दे रखा था आपको 98 में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो 50 इंटू 98, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको 50 इंटू 98 माइनस जितना इंटरेस्ट बनता है वो वाला, तो वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट आपको अलग से निकालना पड़ेगा वर्किंग में या रफली। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ 5000 का अमाउंट है इंटू 6% है इंटू मेरा कितना महीना, 2 महीना है, तो 2 डिवाइड बाई 12 तो 50 रुपीज आता है, तो इन -50 कर लीजिए बस। तो 50 इंटू 98 -50 करो 4850। अब बचा हुआ 150 जो होता है वो डिफरेंस क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये शॉर्टकट है, अगर एग्जाम में टाइम कम हो आपके पास तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो सपोज अगर आपके पास लास्ट 10 मिनट बचे हैं तो आप वर्किंग नोट भी नहीं बना पाओगे, इन दैट केस आप इसको कर सकते हो इस वे से, ओके। और जैसे लास्ट वाले सेम का सेम सेकंड भी आप ऐसे कर सकते हो, बट थर्ड वाले में कैसा है कि आपको दे रखा है एक्स इंटरेस्ट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद विदाउट इंटरेस्ट लेस किए जो आएगा वो सीधा यहाँ पे लिख दो, तो ये शॉर्टकट हो गया आपका, अंडरस्टूड। अब जब आपने एंट्री पास किया था, आपने डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा था, तो वो जो डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो डिबेंचर इंटरेस्ट के कॉलम में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा आपको लेजर बता रहा हूँ कि देखिए अपन ने फर्स्ट टाइम में 50 रुपीज का निकाला था, ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट, तो ये 50 आ गया। आप सबको मर्ज ही करना, ठीक है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट आपने जब निकाला था, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अगर मैं लेजर बनाऊं यहाँ पे, तो फर्स्ट आपने टू बैंक लिखा था 50, याद होगा आपको। उसके बाद ये आपका फर्स्ट एंट्री हुई थी 1 मार्च को। उसके बाद देखिए आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, राइट। जब मिलता है तो वो चीज ध्यान रखना 30 जून को, तो 1 अगस्त से पहले 30 जून आता है, तो उतना इंटरेस्ट अपने को मिला भी होगा। जब मिला होगा तो आपने एंट्री पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बाय बैंक भी आया होगा। सॉरी आपने पे किया था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे पे करना है। तो जब पे किया होगा बाकी वालों को, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे जो मेरे बचे हुए थे उनको पे भी किया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला उस टाइम पे रिडम्पशन हुआ था, देखिए 30 जून से पहले किसका रिडम्पशन हुआ था, सिर्फ एक का 5000 का। तो 50,000 में से 5000 चले गए, तो 45 वालों को तो मैंने पे भी किया होगा। तो 50,000 में से 5000 माइनस कर लो इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 आधे साल का, तो 45,000 का 6% का आधा यानी 1350 को तो मैंने पेमेंट भी किया होगा। उसके बाद 1 अगस्त को वापस मैंने किया था, तो टू बैंक आया होगा, वो अपन ने निकाला कैलकुलेट किया था, आपको पता होगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके वापस देखिए, तो आपका आंसर था 68.50, कितना था आपका 68.50 था आई थिंक, या 50 रुपये था, 50 रुपये था, 50 रुपीज़, अगर 50 रुपीज़ आया था तो ये 50 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 50 आ गया था वापस। उसके बाद वापस आपने एक पे किया था, ये 1 अगस्त का था। उसके बाद आपने 15 दिसंबर को फिर पे किया टू बैंक अकाउंट, तब आया था 68.50, ओके। चाहो तो अभी अलग से भी निकाल सकते हो। अब जो बाकी बच गया उनका टू बैंक होगा, ये फाइनल वाला। अब ये कैसे आएगा, तो देख लो लास्ट जब तुम सबको पेमेंट कर रहे हो 31 दिसंबर को, तो आपको एक चीज चेक करनी है, वो क्या है, वो है कि कितने डिबेंचर आज के डेट में बचे, उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। तो 50,000 में से आप ऑलरेडी 5,000, फिर 5,000 और उसके बाद 2500, उतने आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो, ठीक है। तो आज आपके पास कितना बैलेंस बचा है वो देखिए। तो आज अपने पास कितना बैलेंस बचा, 32,500। तो 50,000 में से सॉरी 5,000, 10,000 और 2500 पेमेंट कर चुका हूँ। तो आज अपने पास कितना बचा है 32,500। इस 32,500 पे ही बाकी को इंटरेस्ट पे करना है। तो 32,500 के जो मेरे डिबेंचर बचे हैं उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर लेगा
तो 32,500 जो अपने बचे हैं इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 32,500 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करो तो तुमको आंसर मिलेगा 975। ओके, अब ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ये पूरा पूरा ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट में, तो बाय P&L अकाउंट, तो 50 प्लस 1350 प्लस 50 प्लस 68.50 प्लस 975, तो टोटल होता है 2493.50। तो ये आपका आंसर हो गया 28 इधर है 1, दोनों का अब यहाँ पे अलग दिख रहा है आपको, दोनों को मर्ज कीजिए आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1400 पहले की है 1400, तो 1400 प्लस 1093.75, तो आपका आंसर आता है 2493.75 जो अपना एग्जैक्ट आंसर है। ओके, तो हमने पूरे साल का मर्ज किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आप इसको भी अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हाफ ईयरली बनाने का, अपने को अपन ईयरली भी बना सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे डीआरआर का रिक्वायरमेंट नहीं था एज पर दी रूल्स, बिकॉज लिस्टेड कंपनी डीआरआर आई का था, बट क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी करंट ईयर में मैच्योर नहीं कर रहा हूँ, किसी को रीपेमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैंने डीआरआर आई नहीं बनाया। अंडरस्टूड? अदरवाइज बनाता, अगर यहाँ पे पेमेंट करना होता तो डीआरआर आई जरूर बनाता 15% जितना मैच्योर हो रहा है उसका। ओके, अगर तुम चाहते हो डीआरआर बना तो भी सर बनाओ, तो बेटा करंट ईयर में मैच्योर कितना पेमेंट हो रहा है 0 का, तो 0 का 15% 0, सो नो नीड। ये हो गया, और ये आपको ऐसे ही ये वर्किंग नोट में यही चीज जो मैंने बताई है वो आपको समझाई गई है। ओके, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 1। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। तो फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी अनलिस्टेड कंपनी। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड कंपनी है। ओके, बट अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनीज, NBFC एंड HFC, तो हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अगर आपके अनलिस्टेड कंपनी है और उसमें अदर देन NBFC है, इन दैट केस आपको DRR तो रिक्वायर करना ही है, साथ में DRRI यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो DRR जो बनेगा दैट इज द 10% ऑफ द डिबेंचर वैल्यू, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर वैल्यू। तो जितने भी आपके डिबेंचर है उनका वैल्यू क्या है आउटस्टैंडिंग, उसका 10%। बट DRRI जितने आपके करंट ईयर में मैच्योर हो रहे हैं उसका करने का है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपने कितने डिबेंचर इश्यू किए थे वो दे रखा है 6% मॉर्गेज, 10% डिबेंचर और ₹100 ईच। तो ये आपके डिबेंचर है। तो बेटा अगर मेरे पास 6% के डिबेंचर है मैंने इश्यू किए हुए अपनी कंपनी ने, और कितने डिबेंचर है 10,000 डिबेंचर है, एक का 100 रुपए है, तो टोटल मिला के आपका 10 लाख का वैल्यू होता है, 10 लाख। तो उसका 10% तुमको DRR रिक्वायर्ड है। तो DRR में कितना अमाउंट आएगा 1 लाख। तो 1 लाख का तुम्हारा DRR होना चाहिए, अगर नहीं है तो उतना अपने को बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, यहां पे दे रखा है DRR आपके पास फॉर द रिडम्पशन पर्पस 50,000 रुपीज का है। तो आपके पास कितना है 50,000 रुपए का, तो कितना क्रिएट करना पड़ेगा आपको 50,000 रुपए। तो 50,000 का ऑलरेडी अपने पास है, तो बैलेंस कितना बच गया सर, बैलेंस बच गया 50,000 रुपीज। तो ये जो बैलेंस बचा है इसका अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसकी अपने को एक एंट्री पास करनी पड़ेगी फॉर क्रिएशन, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, ये एंट्री पास करनी पड़ेगी 50,000 रुपीज से। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? तो 50,000 जो कम है उससे एंट्री पास करनी पड़ेगी P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। ओके, सिंपल। आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद द शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज 1,50,000। ओके, 1,50,000 का तुम्हारा DRR है और शेड्यूल्ड बैंक में है तो बढ़िया है। अगर यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक के साथ में कुछ और नहीं, शेड्यूल्ड बैंक में ना हो कि किसी और बैंक में होता, ओके, या किसी और सिक्योरिटीज में होता या म्यूचुअल फंड में होता, इन दैट केस जितना शेड्यूल्ड बैंक में होगा उतना ही कंसिडर करेंगे, बाकी वालों को छोड़ देना। ओके, तो एग्जाम में ऐसा थोड़ा सा घुमा सकता है कि मान लो उसने बोल दिया कि म्यूचुअल फंड में या दूसरी कंपनी शेयर्स में किया कितना 50,000 और शेड्यूल्ड बैंक में 1 लाख,
तो 50,000 जो किया ना वो किसी काम का नहीं है, जो 1 लाख है वही होगा। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा 1.5 लाख किया हुआ शेड्यूल बैंक में, तो अच्छी बात है। तो अपने को कितना रिक्वायरमेंट था बताओ, DRRI का रिक्वायरमेंट कितना है, जितने तुम्हारे करंट ईयर में मैच्योर हो रहे हैं, जितने आप पेमेंट कर रहे हो उनका। तो हमको देखना पड़ेगा करंट ईयर में अपन कितने लोगों को पेमेंट कर रहे हैं, उसका 15%। तो आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि भैया इसके ऊपर 4% का इंटरेस्ट था जो आपको रिसीवेबल होता था 31 दिसंबर एवरी ईयर को। बैंक बैलेंस आपका 9 लाख रुपीज है, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2011, वहां तक इंटरेस्ट आपका पेड हो चुका है। ऑन 28 Feb 2012 द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट द पार, आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, ठीक है। द डिबेंचर वर पेड ऑफ एट 101 टुगेदर विद द अक्रूड इंटरेस्ट, तो आपने डिबेंचर को पेमेंट कर लिया। तो बेटा सबको पेमेंट किया ना, कुछ भी लिखा नहीं है, इसका मतलब सबको पेमेंट किया। जब सबको पेमेंट किया है तो आपको DRRI जितना, अगर 10 लाख का पेमेंट हो रहा है तो उसका 15% यानी 1.5 लाख का अपने को DRRI होना चाहिए। क्या 1.5 लाख का है? आंसर इज यस। तो DRRI में कुछ भी करने का काम नहीं है, ठीक है। बस आप सेल कर रहे हो तो सेल की एंट्री पास कर लो और कुछ मत करना। नाउ अब देखिए आगे, आगे क्या बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट सेल हो गए जी, बढ़िया। ये जो इंटरेस्ट था वो आपने विद इंटरेस्ट पे कर लिया, जो भी आपका डिबेंचर पे इंटरेस्ट था वो आपने पे कर लिया। क्या एंट्री पूछी है या लेजर पूछे? तो राइट एट द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग द बैंक ट्रांजेक्शन इग्नोर टैक्सेशंस। तो यहाँ पे आपको क्या करने का है, लेजर अकाउंट बनाने के है। क्या बनाने के है? लेजर अकाउंट बनाने के है। तो सबसे पहला लेजर अकाउंट कौन सा होगा? डिबेंचर का। तो आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको पता होगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर होता है ना। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो इन दैट केस प्रीमियम भी आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या प्रीमियम पे किया? आंसर इज यस 101। तो 10,000 का प्रीमियम भी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? देखो मैं समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूं, बाकी लेजर अकाउंट भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 6% या कितने परसेंट जो भी रेट था आपका 6% ही था। तो 6% डिबेंचर था तुम्हारा, तो फर्स्ट एंट्री होगी 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख। उसके बाद प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 10,000 का प्रीमियम, बिकॉज 1 रुपीज प्रीमियम था। 10,10,000 अंडरस्टूड। अब यहाँ पे इसने बोला कि भैया पेमेंट हो गए, तो या तो आप एंट्री यहाँ पे पास करो या लास्ट में पास करो। चलो अब आपको सेकंड क्रिएट करना था, क्या बताओ? क्या? DRR। तो P&L अकाउंट डेबिट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टू DRR अकाउंट 50,000 रुपए, ओके। ये तुम्हारा हो गया। फिर DRR इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी था तो उसका कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिला होगा, वो ठीक है। अब क्या बच गया? अब सर एक और चीज बच गई है कि इन्वेस्टमेंट सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI अकाउंट, ओके। कितने में सेल किया कुछ लिखा हुआ है? तो भैया हमने रिसीवेबल था, इंटरेस्ट था, रियलाइज हो गया एट पार, नो गेन नो लॉस, ओके। अगर गेन या लॉस होता तो कहां पे जाता? सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। कहां पे जाता? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर कोई बंदे ऐसे जो पुराने पढ़े हुए तो उन्होंने कुछ और पढ़ा होगा उस टाइम पे, अब हमको उस पर नहीं जाने का है। तो मैं आपको सिंपल सा चीज बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे गेन या लॉस होता तो कहां पे आता? प्रॉफिट एंड लॉस। बस सिंपल सा फंडा। कहां पे आता? P&L अकाउंट में आता। तो यहाँ पे एट पार पे हुआ तो बेटा 1.5 लाख अपने को पूरा का पूरा मिल गया, ओके। तो ये तुम्हारा एट पार हो गया। और लास्ट में आप पेमेंट कर रहे हो तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,10,000 का आप पेमेंट कर रहे हो, तो 10,10,000 का आपने पेमेंट कर लिया। अब क्या ये DRR का रिक्वायरमेंट तुमको है? नहीं है सर, तो उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लो लास्ट डेट पे। तो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ओके। कितना था तुम्हारा? 1 लाख रुपीज। 50 पहले था, 50 और बनाया तो 1 लाख हो गया। सर ये प्रीमियम भी दिख रहा है डिबेंचर पे, इसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? इसको भी ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट में। तो इस प्रीमियम को भी ट्रांसफर कर लीजिए कहां पे? P&L अकाउंट में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000,
ओके, तो इस तरह से तुम्हारी थी। फिर बची सिर्फ एक इंटरेस्ट की एंट्री, वो आपको पास करनी है। जितना इंटरेस्ट तुम्हारा होगा, आई थिंक 2 मंथ का इंटरेस्ट होता है, उसकी एंट्री आप पास कर लो, बस फिर काम हो जाएगा। अगर अपने को इसकी लेजर एंट्री करने की है तो कैसे करेंगे? तो अगर मुझे पूछा है डिबेंचर अकाउंट, तो डिबेंचर में देखिए लेजर में ये सामने क्या आ गया, डिबेंचर होल्डर आ गया, ठीक है, 10 लाख से। तो सामने लिख दीजिए डिबेंचर में, ये बैलेंस आपके पास ऑलरेडी होगा सामने। अगर टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है, कौन सी डेट पे 28 फेब को पे कर रहे हो, तो डिबेंचर होल्डर आ गया। अगर डिबेंचर होल्डर का लेजर बोलूँ तो यहाँ पे दे नहीं रखा, अगर बनाते तो डिबेंचर होल्डर में कितना था, डिबेंचर होल्डर में 10,10,000 आता, तो डिबेंचर होल्डर में कितना था, 10,10,000 आता। तो डिबेंचर होल्डर में क्या लिखा था, बाय 6% डिबेंचर 10 लाख, बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, और टू बैंक में आता 10,10,000। नाउ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट बात करें तो ऑब्वियसली आपने लिखा टू डिबेंचर होल्डर, तो 10,000 टू डिबेंचर होल्डर, और इसको ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में, जो लास्ट वाली एंट्री थी वो वाली। तो ये भी हो गया। नाउ DRRI तो बैलेंस होगा, असेट तो ऑब्वियसली बैलेंस होगा, और सामने पैसा आ गया 1.5 लाख पार पे 28 फेब को, तो ये भी हो गया। अब आपको चाहिए DRR अकाउंट, तो बैलेंस दे रखा है। अब DRR क्रिएट करने का 50,000 का डेट कौन सी होगी, डेट होगी फर्स्ट डेट। मैंने आपको पहले ही बोला था जो भी फर्स्ट तारीख है वही लेने का। तो फर्स्ट जैन देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए, फर्स्ट जैन को अपन ने DRR बना दिया है एज पर दी ICI, और एट दी एंड उसको जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया है, जो लास्ट वाली एंट्री थी वो वाली। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अब बचा क्या, डिबेंचर इंटरेस्ट जो पे करना था आपको। तो अगर डिबेंचर इंटरेस्ट मेरा है 2 महीने की बात है, मैंने 31 दिसंबर तक पे कर लिया है, 2 महीने की बात है, 2 महीने का पे कर लो। 10 लाख पे 6% 2 मंथ का 10,000 होता है, और ये लास्ट में ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट में। तो इसमें कुछ था नहीं। अब बच गया तुम्हारा बैंक अकाउंट, तो ये आप बना सकते हो। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, आपने 10,000 का इंटरेस्ट पे किया है, तो ऑब्वियसली बाय डिबेंचर इंटरेस्ट 10,000 आ गया। आपने डिबेंचर होल्डर को 10,10,000 का पे किया है, वो आ गया। फाइनली अपने को इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा भी 2 महीने का, तो 1.5 लाख पे 4% के हिसाब से वो ये एंट्री एक्स्ट्रा पास करनी पड़ेगी, और 1.5 लाख का तुम्हारा ये हो जाएगा DRRI का पैसा, और ये क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। तो दैट्स नॉर्मल लेजर पोस्टिंग बैंक में, और कुछ नहीं है। सिर्फ बैंक में एक चीज ही आपको नहीं मिल रही है, बाकी सब लेजर पोस्टिंग से मिल रही है, और वो है इंटरेस्ट ऑन DRRI। तो दैट्स नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। ये मैं एंट्री में आपको समझा चुका हूँ। 1.5 लाख का 4% इंटू 2 मंथ, बिकॉज 31 दिसंबर तक सब हो चुका है, सिर्फ 2 महीने की बात करनी है। तो ये था आपका लेजर, ये है आपकी सारी एंट्रीज, ठीक है। तो अगर मैं एंट्रीज में एक और एंट्री लिखूँ इंटरेस्ट की, तो वो भी आप लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, ठीक है। कितना था आपका, 1,000 रुपीज, बस। तो ये कुछ एंट्रीज है, 7 एंट्रीज है जो मैंने लिखी है। तो इस एंट्री से पूरा लेजर हो गया। अंडरस्टूड? तो अगर यहाँ तक समझ में आया तो मुझे बताए, कुछ भी डाउट है तो भी बताए, ठीक है। चले फिर आगे। तो ये आपका इलस्ट्रेशन 1 हो चुका है, 2 हो चुका है। आगे अपने को देखना है इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो अभी अपन देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। Sencom Limited listed company issued 1,50,000 5% debenture on 30th September 2010 on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September। तो यहाँ पे एक कंपनी दे रखी है, दैट इज अ लिस्टेड कंपनी। अब आपको पता होगा अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या DRR का रिक्वायरमेंट होगा? आंसर इज नो। क्या DRRI का रिक्वायरमेंट होगा? आंसर इज यस। बट कब? जब करंट ईयर में अपन कुछ डिबेंचर को मैच्योर कर रहे हैं, यानी उनको रीपेमेंट कर रहे हैं तो ओके, अदरवाइज अपने को जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे 1.5 लाख के आपके डिबेंचर थे 5% वाले, जो 30 सितंबर 2010 में आपने इश्यू किए थे, जिसका इंटरेस्ट जो है वो 31 मार्च एंड 30 सितंबर को पे होता है। द कंपनी हैज पावर टू परचेज डिबेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर द कैंसलेशन देयरऑफ। कंपनी के पास पावर है कि वो ओपन मार्केट से क्या कर सकते हैं, डिबेंचर परचेज कर सकते हैं। द फॉलोइंग परचेज वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ये डिबेंचर उन्होंने क्या किए, ओपन मार्केट से परचेज किए। द फॉलोइंग परचेज वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ओके, आपका ईयर जो एंड है वो कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2012, यानी जैन टू दिसंबर तुम्हारा ईयर चलता है। तो इस लाइन से मैं पता कर सकता हूँ कि आपका साल जो है वो कब चलता है, जैन टू दिसंबर। ओके, बिकॉज यहाँ पे लिखा ना ईयर एंडेड, and the cancellation were made on the same date।
ऑन 31 दिसंबर 2010 इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन वर 22,500। आपने इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है 22,500, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। तो दैट इज योर DRRI। आगे देखिए, 1 मार्च 2012 25,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज फॉर 24,725 एक्स इंटरेस्ट। 1 सितंबर 2012 को 20,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज फॉर 2125 कम इंटरेस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द फॉलोइंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन, डिबेंचर अकाउंट एंड ओन डिबेंचर अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे दो चीज भी पूछी है, डिबेंचर अकाउंट एंड ओन डिबेंचर अकाउंट। ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो आपका है वो वाला पूछा गया है। तो फिर शुरू करें अपन, चलिए फिर। ये देखिए यहाँ पे ये डिबेंचर का फॉर्मेट बनेगा 5% डिबेंचर अकाउंट। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। अपना साल ऑब्वियसली जैन टू दिसंबर है, तो 1 जैन 2012 को मेरा पास बैलेंस होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है अपने पास जरा चेक कीजिए। 1.5 लाख रुपए का डिबेंचर अपन ने इश्यू किया, तो 1,50,000 का ये आपके पास बैलेंस होगा। ओके, तो 1,50,000 का क्या आपके पास बैलेंस है जो आपने लिख दिया। नाउ आपने कब परचेज किया ओन डिबेंचर? 1 मार्च को। ओके, तो डिबेंचर अकाउंट में तो ऑब्वियसली जब मैं खुद के परचेज करूंगा और कैंसिल करूंगा वही आएगा। तो आपको एंट्री तो आई थिंक पता ही होगी, जब भी मैं खुद के डिबेंचर लेता हूं तो मैं एंट्री करता हूं ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, और फिर कैंसिल करने पे 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो यहाँ पे 1 मार्च को जब मैंने परचेज की खुद के और कैंसिल किए तो आ गए टू ओन डिबेंचर अकाउंट, और जब प्रॉफिट होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। ओके, इस तरह से मैं करूंगा। अब यहाँ पे देखिए ओन डिबेंचर में कितना आएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन में कितना आएगा वो समझना है। तो आपने जो परचेज किया वो एक्स इंटरेस्ट किया है, तो एक्स इंटरेस्ट होता है तो मेरे दिल को बड़ी शांति होती है। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट सीधा का सीधा मेरा कॉस्ट में आता है। तो ये का ये अमाउंट सीधा यहाँ पे आ जाएगा 24,725। अब बताइए एक्स का नॉमिनल वैल्यू जो है वो 25,000 रुपए है, 25,000 है, कैलसी देना 25,000 है, तो 24,725 आपके पास है। ओके, 24,725 है, उसमें से 25,000 माइनस कर लीजिए तो 275 आपका बच जाएगा, वो हो गया प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 275। ओके, 25,000 का नॉमिनल वैल्यू था, 24,725 का कॉस्ट है, तो जब आकर कितना हो गया 275। ओके, एक्स इंटरेस्ट तो सीधा आ गया। कम इंटरेस्ट होता तो उसमें से इंटरेस्ट लेस करता फिर यहाँ पे आता। तो ये मैं आपको ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 1 में बता चुका हूँ, इसका लॉजिक वगैरह सब। अब 1 मार्च के बाद 1 सितंबर आया, 1 सितंबर 2012 अगेन मैंने परचेज किए खुद के डिबेंचर, तो टू ओन डिबेंचर अकाउंट। ओके, यहाँ पे क्या आएगा टू ओन डिबेंचर और आएगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, ये आएगा। तो अब देखिए इस सीन का कैसे क्या करेंगे वो समझते हैं। तो जब भी कम इंटरेस्ट होता है ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करने का, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करने का है, फिर लिखेंगे तो 20,125 में से इंटरेस्ट माइनस कर लो। तो 20,000 पे कितना इंटरेस्ट होगा? 1 सितंबर की डेट है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 मार्च को। ओके, बिकॉज अब 30 सितंबर को मिलेगा, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने, सितंबर मत कंसीडर करना बिकॉज फर्स्ट डेट को लिया है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट अपन ने सामने वाले को पे किया होगा। तो 24,000 सॉरी, इसका जो नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है, नॉमिनल वैल्यू 20,000, 20,000 पे 5% का रेट है इंटू 5 डिवाइड बाई 12। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। तो 20,000 इंटू 5% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, सो 417, एक तरह से 417 राउंड अप किया तो आ गया 20,125 माइनस 417, तो 19,708। ओके, तो अगर टोटल तुम्हारा 20,000 का वैल्यू है, उसमें से 19,708 का माइनस हो गया, तो 292 का क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये 20,000 में से माइनस करो 19,708, तो इतना आपको हो चुका है प्रॉफिट। तो अब देखिए तुम्हारा कितना बैलेंस बचेगा वो देख लेते हैं अपन कि आपका फाइनली कितना बैलेंस
बचेगा। तो यहाँ पे लास्ट 31 दिसंबर 2012 को टू बैलेंस डाउन में बैलेंस देखिए आपको मिल जाएगा 150 में से आप 25,000 के आपने ले लिए और 20,000 के ले लिए, तो 1,05,000 के तुम्हारे क्या बचेंगे, बैलेंस बचेगा। ओके, तो आप चेक भी कर सकते हो विथ ICI आंसर। तो ये देखिए 275 का प्रॉफिट था फर्स्ट में, तो ये 275 का प्रॉफिट है। सेकंड में 292 का था, तो ये 292 का प्रॉफिट आ गया, और इस तरह से तुम्हारा बैलेंस बच गया 1,05,000। तो ये एकदम इजी वाला है, मतलब इसमें आप एग्जाम में मिस्टेक नहीं कर सकते। ओके, तो अगर मान लो आपको कॉन्सेप्ट इतना समझ में भी नहीं आ रहा है बट डिबेंचर अकाउंट पूछा है, तो दैट्स वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि डिबेंचर हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे आता है और उसमें जो माइनस होगा वो भी तो ओवरऑल नॉमिनल वैल्यू होगा। तो अगर इधर देखिए फर्स्ट में, तो इन दोनों का टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना होता है 25,000 और इसका भी कितना होता है 20,000। तो फाइनली नॉमिनल वैल्यू ही लेस होगा सामने। दैट्स अ शॉर्टकट कि आपको ध्यान रखना कि फाइनली डिबेंचर अकाउंट में से क्या माइनस होगा, नॉमिनल वैल्यू ही होगा। बस उसको दो पार्ट में बांट दो, ओन डिबेंचर और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अगर आप पे भी करते हो तो टू बैंक, और बाकी जो क्या होगा तुम्हारा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना फॉर डिबेंचर अकाउंट। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट आपको यहाँ तक नहीं होगा। तो ये एकदम सिंपल वाली चीज़ थी जिसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है सेकंड, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द फॉलोइंग अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट अपना खोल चुका है, अब क्या है ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसको मैं रेफर करता हूँ AS 13 में, जैसे आप करते थे वैसा है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रख रहा हूँ, उसी टाइम पे इमीडिएट कैंसिलेशन कर रहा हूँ। तो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। AS 13 को रेफरेंस कीजिए, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। ओके, दैट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मेट AS 13 वाला। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट किया उस दिन से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट कब हुआ बताइए सर, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपना हुआ है कब हुआ बताओ, 1 मार्च को। तो 1 मार्च 2012 को आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने लिखा होगा टू बैंक अकाउंट। जब आपने पे किया परचेज किया तो टू बैंक अकाउंट, कितना नॉमिनल वैल्यू था सर 25,000, कितना था 25,000 का। उसके बाद ऑब्वियसली जब आपने परचेज किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया है, यस सर। तो हमने ये ऑलरेडी निकाला था पहले, फिर से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25,000 का आपका मेन वैल्यू है, तो आप वर्किंग नोट यहाँ पे बना सकते हो। 25,000 का नॉमिनल वैल्यू है, इंटू 5% का रेट है। आपने 1 मार्च को लिया है, लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिला होगा, तो कितना होता है 5 महीने का इंटरेस्ट। तो 25,000 इंटू 5% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, दैट इज 521 रुपीज़। कितना आता है 521 रुपीज़ का इंटरेस्ट आता है। तो 521 का इंटरेस्ट आ गया। कॉस्ट में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे रखा है तो आप सीधा का सीधा वो प्राइस लिख दीजिए कॉस्ट में। तो 24,725, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा 24,725। ओके, दैट्स योर ओन डिबेंचर अकाउंट। तो जब मैंने परचेस किया तो मैंने एंटर की ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ओन डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जो इंटरेस्ट में कॉलम आएगा वो आएगा 521, जो ओन डिबेंचर में आया था वो था 24,725, और टू बैंक में दोनों का टोटल। अब मैंने जब कैंसिल किया ऊपर वाला तो सेम डेट पे मैंने कैंसिल भी कर दिया। तो 1 मार्च 2012 को मैंने कैंसिल किया इमीडिएट। तो मैंने लेजर पोस्टिंग यहाँ पे ऊपर की है, आप देख सकते हो ओन डिबेंचर में 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर, 25,000 नॉमिनल वैल्यू था। इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा, कैंसिलेशन पे इंटरेस्ट में कुछ करना ही नहीं आपको। अब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 24,725 बराबर है, ये आपका हो गया फर्स्ट। नाउ 1 मार्च के बाद तुम्हारा सितंबर आया है, 1 सितंबर 2012। अगेन आपने परचेस किया, अगेन आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे 20,000 नॉमिनल वैल्यू का था, इंटरेस्ट अपने को निकालना है। मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, देख लीजिए 20,000 इंटू 5% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, दैट इज 417। तो 417 का इंटरेस्ट है, ये 417, ये सेम प्राइस होगा 19,708 जो आपने लिखा था। जितना पे किया उसमें से इंटरेस्ट माइनस के कॉस्ट हो गया
तो 19708 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, आप लेजर पोस्टिंग करके जैसे भी कर सकते हो। तो 1 सितंबर 2012 बाय 5% डिबेंचर, अगेन 20,000 का ये तुम्हारा आ गया, ये कुछ भी नहीं आएगा, ये 19708 आ गया। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2012 को बाय पी एंड एल अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर लीजिए इंटरेस्ट का। तो 521 प्लस 417 938 या 938 इंटरेस्ट को यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए, बस, और टोटल करके हो गया। ओके, तो ये देखिए सेम 25,020 ये इंटरेस्ट आ गया, ये सब हो गया, और ये 938 ट्रांसफर हो गया। तो सब वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम में आया तो आपके मुंह में लड्डू है ये। ठीक है, तो ये था ओन डिबेंचर और 5% डिबेंचर। अब इसको कंपेयर करते हैं इलस्ट्रेशन 1 और इसमें फ़र्क क्या रहा। तो फर्स्ट, ऑब्वियसली जब खुद ही कैंसिल कर रहा हूँ, कुछ पे नहीं कर रहा हूँ, तो DRR का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना DRR का है, तो ये तो सेम इलस्ट्रेशन 1 जैसा हो गया। बट इलस्ट्रेशन 1 में ओन डिबेंचर अकाउंट नहीं पूछा था, तो अपन ने सीधा का सीधा क्या किया था, 5% डिबेंचर और डिबेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट बनाया था, राइट। बट यहाँ पे पूछा है, इसके लिए मैंने इसको अलग से बनाया है, और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं, बाकी सेम एज इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरह है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए फिर, following balances appeared in the books of Paradise Limited, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC। तो गाइस यहाँ पे आपको मिल गई है फाइनली अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनी में क्या होता है, क्या DRR का रिक्वायरमेंट होगा, आंसर इज यस। क्या DRRI का रिक्वायरमेंट होगा, आंसर इज यस। तो यहाँ पे दोनों चीज एप्लीकेबल हो जाएगी आपकी। ऑन 1 अप्रैल 2012 12% डिबेंचर 7,50,000। ओके वेरी गुड, ये आपको 1 अप्रैल 2011 का बैलेंस दे रखा है। 12% डिबेंचर आपके पास 7,50,000 के। बैलेंस ऑफ DRR, अब देखिए बैलेंस दे रखा है DRR का बेटा 25,000। अब मुझे बताइए DRR कितना होना चाहिए और कितना है। तो अगर यहाँ पे 25,000 दे रखा है, और आपको तो पता है कि भैया DRR जो होता है ना वो कितना चाहिए, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। तो इसका 10% अपने को रिक्वायर्ड होता है। तो बेटा 7,50,000 में 10% होता है 75,000। अपने पास DRR है सिर्फ 25,000 का। तो सबसे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, PNL में से DRR ट्रांसफर करना पड़ेगा, कितना, बैलेंस 50,000 रुपए। अब डेट कौन सी होगी, तो ICAI के हिसाब से मैंने आपको पहले भी समझाया, फर्स्ट डेट आपको लेनी है 1 अप्रैल 2011। ओके, तो क्या एंट्री होगी, PNL अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट 7,50,000 का 10% होता है, उसमें से 25,000 अपने पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे सीधा का सीधा 50,000 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। ओके, कब होगी, 1 अप्रैल 2011 को। फर्स्ट देखो मैंने बताया था ICAI बोलती है एज सुन एज पॉसिबल। DRR इन्वेस्टमेंट 1,12,500 रिप्रेजेंट बाय 10% 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ ₹100 ईच। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं सारे डिबेंचर को रिडम्पशन कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। तो 7,50,000 का इसका मुझे कितना परसेंट चाहिए बेटा, 15% होता है, क्योंकि सब रिडम्पशन अभी कर रहा हूँ, तो इसका 15% होता है DRRI। तो इसका 15% देखिए 1,12,500, और एग्जैक्ट इतना ही अपना DRR इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब DRR इन्वेस्टमेंट में और कुछ करने की काम नहीं है। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द DRR वॉज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कोई बात नहीं, ICAI के हिसाब से आप कभी भी करो, हमको मतलब नहीं है, हम हमेशा फर्स्ट डे पे करेंगे। तो ICAI के हिसाब से अपन ने 1 अप्रैल 2011 को ये एंट्री पास कर ली है। ऑन 31 मार्च 2012 बैलेंस एट द बैंक वॉज 7,50,000 बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, इतना आपका बैलेंस था। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन दी अबाउट डेट। आपने इन्वेस्टमेंट को बेटा सेल कर दिया और पार वैल्यू पे अपने को पैसा मिला है। तो जब इन्वेस्टमेंट सेल किया 31 मार्च 2012 को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
जो आपका DRR था वो आ जाएगा 1,12,500 का। तो 2 DRRI जो भी था वो यहाँ पे आ जाएगा 1,12,500। अंडरस्टूड। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिला है अपने को, तो इंटरेस्ट भी रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, ठीक है, कितना होगा? तो 1,12,500 का वैल्यू था, इनटू कितना परसेंट रेट है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 10% का रेट है, तो 10% का रेट है तो 11,250, 11,250 का आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन दी अबाउट डेट। आपको प्रीमियम पे रिडम्पशन करने का है, तो 31 मार्च 2012 को रिडम्पशन करने की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। पहले ड्यू करो, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर होल्डर्स। ओके, कितना था आपका अमाउंट? 7,50,000 का, तो यही था। 10% प्रीमियम मतलब 75,000, तो टोटल कितना होता है? 7,50,000 प्लस 10% 8,25,000। डिबेंचर होल्डर तुम्हारा 8,25,000 आ गया। नाउ पेमेंट का एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,25,000। ओके, इस तरह से तुम्हारा एंट्री हो जाएगा। अब एक और एंट्री जो दिमाग में आना चाहिए, लास्ट वाला एंट्री, वो क्या है कि सर जब डिबेंचर की खत्म हो गया तो DRR का क्या करेंगे? तो DRR को, बैलेंस को अपन ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? जर्नलिज्म में। तो ये DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कभी 31 मार्च 2012 को, लास्ट डेट को ही 75,000 का बैलेंस होगा तुम्हारे पास। 25 पहले था, 50 अभी आ गया, और इस तरह से तुम ये एंट्री पास कर लोगे। तो ये सारी एंट्रीज है जो तुमको समझ में आनी चाहिए कि ये एंट्री अपन पास करेंगे। ओके, अब यहाँ पे पूछा क्या है? डिबेंचर अकाउंट, DRR अकाउंट, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट और पूछा है, तो यहाँ पे एक चीज तुम्हारे दिमाग में आ सकती है कि सर यहाँ पे डिबेंचर के इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पे ICAI ने ये माना है कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, ये ICAI ने माना है। और यहाँ पे पूछा भी नहीं है अबाउट द इंटरेस्ट, ठीक है, जो आप पे कर रहे हो डिबेंचर पे, उसके बारे में। तो हमको भी नहीं करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं डिबेंचर अकाउंट की बात करूँ तो ये बैलेंस आपके पास ऑलरेडी था 7,50,000 का। अभी आपने टू डिबेंचर होल्डर लिखा 7,50,000 का, ये आ गया। उसके बाद DRR ऑलरेडी बैलेंस था 1 अप्रैल को 25,000 का, आपने फर्स्ट एंट्री पास की है 1 अप्रैल को ही, तो बाय P&L आ गया और टू जनरल रिजर्व लास्ट में ट्रांसफर हो गया जो एंट्रीज के थ्रू था। नाउ आपका बैलेंस था DRR इन्वेस्टमेंट का 1,12,500, 31 दिसंबर मार्च को आपने इसको सेल कर दिया 1,12,500 में, ये डन हो गया, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर होल्डर का अकाउंट तो आपको पता ही है, डिबेंचर प्रीमियम और टू डिबेंचर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ओके, ये आपका आ गया। आई थिंक यहाँ तक कुछ भी किसी को डाउट नहीं होगा, अंडरस्टैंड, समझ में आया। बैंक अकाउंट देख लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस दे रखा 7,50,000 का आपके पास, ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस दे रखा था आपको, तो आपने ये लिखा। जो इंटरेस्ट का पैसा रिसीव हुआ 11,250 वो लिखा, जो सेल करने पे पैसा मिला वो लिखा, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया वो लिखा, और बैलेंस आ गया। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी है, वो है डिबेंचर इंटरेस्ट, जो आप डिबेंचर पे पेमेंट करते हो। तो यहाँ पे उसने ICAI ने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, तो आप चाहो तो कर भी सकते हो, चाहे तो मत करो। बट अगर आप कंसिडर करते हो तो आपका बैलेंस जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर ओवरड्राफ्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो वैसा हो जाएगा। अदरवाइज आप ICAI के हिसाब से चलिए, तो कुछ इग्नोर कर लीजिए उसको, कुछ आगे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। नाउ अब बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ BEE कंपनी, B कंपनी लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। तो गाइस फिर से यहाँ पे आ गई है वही सिचुएशन जो लास्ट सम में थी, कि अनलिस्टेड कंपनी है, ओके,
तो बताइए क्या DRR आएगा या DRR आएगा? आंसर इज यस। ठीक है, तो जितने डिबेंचर उसका 10% DRR होना चाहिए और जितने आप करंट ईयर में रिडम्पशन कर रहे हो उसका 15% आपका DRRI होना चाहिए। नाउ आपको बैलेंस शीट दे रखे 31 मार्च 2011 की। शेयर कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल है 30,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच। ऑथराइज का अपने को मतलब नहीं होता है फिलहाल। 20,000 का इश्यूड है तो इससे अपने को मतलब है, तो 20,000 अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इतने शेयर सभी इश्यू किए हुए हैं 2 लाख रुपीज के। P&L अकाउंट 1,20,000, 12% डिबेंचर 1,20,000, ट्रेड पेबल 1,15,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश एट बैंक। नाउ एट द AGM इट वाज रिजॉल्व, क्या क्या बात हुई जरा बात कीजिए। टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज ₹10 shares at ₹15 for every four shares held prior to the bonus distribution. This option was taken up by all the shareholders. तो भैया हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, ओके, और हम जो शेयर इश्यू कर रहे हैं 10 रुपए वाला 15 में कर रहे हैं। अब ये जो शेयर्स है वो सारे शेयर होल्डर ने ले लिया, तो यहाँ पे रिडम्पशन से पहले कुछ चीजें हो रही है वो अपन देखते हैं, उसके बाद रिडम्पशन पे जाएंगे। डेट यहाँ पे देनी रखी है तो आप कोई भी डेट कंसीडर कर सकते हो, इवन 1 अप्रैल भी कर सकते हो, या डेट का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। 20,000 के इक्विटी शेयर्स है, 4 पे 1 तो 20,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, 5,000 इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं मैं, तो 5,000 इक्विटी शेयर इशू करने का है। तो क्या एंट्री होती है फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम? तो 2 एंट्री होती है, या तो आप कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर ये अपना ये आ गया इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे देखिए ICICI ने क्या किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पहले पैसा आ गया 75,000। ये 75 कैसे आया? तो बेटा 5,000 शेयर्स इश्यू कर रहा है इनटू 15 रुपए में कर रहा है, तो कितना होगा 75,000। ओके, फिर इश्यू का एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 5,000 शेयर है तेरे पास इंटू 10 रुपए फेस वैल्यू, 5,000 शेयर से इंटू 5 रुपए तेरा प्रीमियम, तो इस तरह से ये 50,000 और 25,000 आ गया। तो आई थिंक ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो, इसके लिए मैंने ऐसा करा दिया। नाउ अब बोल रहे कि भैया अब आपके पास शेयर्स कितने होंगे वो बताओ। सर 20 तो हमारे पास पहले थे, 5 अभी और इश्यू हो गए, तो 25,000 के शेयर्स हो, 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए अपने पास। अब आप बोनस इश्यू कर रहे हो 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स, तो बेटा 25,000 तुम्हारे पास शेयर्स हो चुके हैं, डिवाइड बाय 5 इंटू 1, तो कितने बोनस शेयर इशू आपने किए? 5,000 शेयर बोनस इशू किए आपने। तो बोनस शेयर इशू करने की आपको एंट्री आपने बोनस शेयर चैप्टर में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो ऑलरेडी वीडियो है आपके पास, तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, CF के चैनल पे सब मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने 5,000 शेयर्स आपने क्या किया, बोनस इशू किया है, तो ऑब्वियसली मुझे 50,000 का रिक्वायर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से करेंगे वो बताओ। सर P&L अपने पास होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम है। क्या P&L दिख रहा है? आंसर इज यस। तो क्या पूरा P&L से कर दूं क्या? आंसर इज नो। अभी आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का एक एंट्री पास किया है, तो इतना आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल हो गया। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ लिमिटेड यूज होता है और वो बोनस शेयर में कर सकते हो। तो मैं आज पहले उसको करूंगा फिर P&L को करूंगा। तो सबसे पहले मैं सिक्योरिटी प्रीमियम लूंगा 25,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बचा हुआ P&L से लूंगा 25,000 का, और फिर आएगा टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 50,000। अब बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, आई थिंक यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट्स अ वेरी वेरी इजी पार्ट। नाउ अब यहाँ पे रिडम्पशन की बात कर रहा है, टू रीपे द डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। तो यहाँ पे रिडम्पशन करना अपने को, रिडम्पशन करने से पहले आपको 2 रिक्वायरमेंट थी, याद रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 रिक्वायरमेंट क्या थी बताइए। सबसे पहली थी DRR की, तो DRR क्रिएट करना पड़ेगा। एक ही एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, कितना सर? जितने डिबेंचर है उसका 10% यानी 12,000 का, 1,20,000 का 10% कितना होता है 12,000। 12,000 की एंट्री पास करनी पड़ेगी P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। चलो फिर तो ये एंट्री होगी, इसके बाद P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। अब DRR इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा अपने को, तो वो कितना होगा सर? वो होगा 15%, क्योंकि पूरे का रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसका जो भी वैल्यू है उसका कितना आएगा 15%। तो मेरा जो वैल्यू था डिबेंचर का 1,20,000, उसका 15% होता है 18,000 रुपए। तो DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,000 रुपीज, इजी। अब सर ऑब्वियसली रिडम्पशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो डिबेंचर होल्डर
आपको लाना पड़ेगा। तो कैसे लाओगे, जो भी तुम्हारे डिबेंचर थे उसको डेबिट कर लो। ओके, तो हम लास्ट एंट्री में भी मैं आपको समझा चुका हूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी। तो सेम है, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। 1,20,000 डिबेंचर में आ जाएगा, प्रीमियम इसका 3% है तो 1,20,000 का 3% 3,600, ठीक है। और फिर टोटल होगा वो आएगा टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये दो एंट्री साथ में पास कर लो तो ये दोनों एंट्री हो जाएगी तुम्हारी। तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ओके, उसके बाद तुम एंट्री पास करोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,23,600। अब ऑब्वियसली मेरे पास प्रीमियम आया है तो उसको मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहाँ पे करूँगे, पीएनएल अकाउंट में। ये इलस्ट्रेशन 2 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 3,600। अब जो डीआर का बैलेंस बचा है उसको जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसको जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर लीजिए। तो क्या आएगा, डीआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो डीआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ओके, अब जो ऑब्वियसली ये कैंट्री एक्चुअली पहले होनी चाहिए थी कि क्या थी कि जब इन्वेस्टमेंट आपने किया था स्टार्टिंग में, अब उसको जब सेल करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं तो सेल करना पड़ेगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। बट आईसीए ने यहाँ पे गलत दे रखा है बेटा, ये रॉन्ग है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगी, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, तो ये एंट्री यहाँ पे रॉन्ग दे रखी है, याद रखना। क्योंकि अपन रियलाइज कर रहे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट होगा। शायद इनका कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो ये एज इट इज एंट्री इन्होंने पास कर दी है। ओके, बट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट 18,000 का, बस। तो ये सारी एंट्रीज थी, आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। नाउ क्या पूछा इसने, भैया जनरल एंट्री पूछी थी जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बैलेंस शीट आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, तो सिंपल सा है, आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन बहुत सारे चैप्टर किए होंगे, बैलेंस शीट बनाना आई थिंक आपको अच्छे से आता होगा। नहीं भी आता है तो तुम एक काम कर सकते हो, शॉर्टकट बताता हूँ कि ये जो बैलेंस शीट दे रखी है ना, इसमें जो जनरल एंट्रीज की है ना, बस उसको प्लस माइनस कर दो। यानी कि अगर मैं बात करूँ पीएनएल अकाउंट की, ठीक है, जैसे मैं पहले बात करता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख। अब जब जब इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्रीज में क्रेडिट हुआ है तो उसमें प्लस करो, और जब जब डेबिट हुआ तब माइनस करो। तो 2 लाख में बताओ कि क्या फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ है, आंसर इज नो। क्या सेकंड एंट्री में क्रेडिट हुआ है, आंसर इज यस। तो 2 लाख में 50,000 प्लस कर दो तो 2.5 लाख हो गया। उसके बाद इधर नहीं है, फिर इधर वापस 50,000 है तो ये भी क्रेडिट हुआ तो प्लस कर दो, 3 लाख हो गया। उसके बाद आई थिंक कहीं पे नहीं है तो 3 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल दिखेगा, ये देखिए शेयर कैपिटल 3 लाख। इस तरह से हर किसी को आपको करने का, हर आइटम को करने का, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बैलेंस शीट बन जाएगा। फॉर्मेट तुमको पता होगा, बैलेंस शीट बनाना आता होगा ऑब्वियसली। ओके, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। आई थिंक ये कुछ टफ नहीं था, वेरी इजी था, बस यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है एग्जाम में, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। अब चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। Summarize balance sheet of a convertible limited unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC। तो फिर यहाँ पे एक बार आ चुका है कि आपकी कंपनी जो है वो अनलिस्टेड है। ओके, इन दैट केस आपको DRR चाहिए कितना, 10%, और DRRI चाहिए 15%। ओके, चलिए लायबिलिटीज में देखा शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या बात है, यहाँ पे आपको दे रखा है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 10 लाख रुपीज, 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है आपके वो है 1 करोड़ के। तो ऑब्वियसली अपने को 1 करोड़ का 10% यानी 10 लाख रुपीज का डीआरआर चाहिए, और वो दे रखा है, तो अपने लिए कितना अच्छी बात हो गई, बढ़िया। अदर लोन, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, फिक्स असेट, डीआरआर आई भी दे रखा, अरे वाह जी वाह। तो ऑब्वियसली मैं पूरे 1 करोड़ का मैच्योर होता है मेरा ये साल में, तो 15% यानी 15 लाख रुपए चाहिए, तो 15 लाख का DRRI भी है। तो ये तो एकदम बना बनाया हो गया, अपने अपने मुंह में लड्डू ही हो गए, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया, अदर करंट असेट हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे सुनिए क्या बात बोल रहा है, द डिबेंचर आर ड्यू फॉर द रिडम्पशन ऑन 1 जुलाई 2011। तो आपके जो डिबेंचर है वो रिडम्पशन कब करने का है, 1 जुलाई 2011 को। द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो आपको जो रिडम्पशन करने का है वो 5% पे करने का है, यानी एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपए है, तो 5% प्रीमियम यानी 105 में आपको रिडम्पशन करने का है। And also convert option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share at a predetermined price 15.75 per share, okay, and the payment in cash। अब यहाँ पे क्या बोला कि आप चाहो तो आपके पास जितने डिबेंचर है उसका 20% आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें किसमें बताओ,
इक्विटी शेयर में। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास 100 डिबेंचर है तो मैं 20% 20 डिबेंचर मतलब 20 का वैल्यू का इक्विटी शेयर ले सकता हूँ, यानी मुझे 20 इक्विटी शेयर मिल जाएंगे जो भी रहेगा, ठीक है। मतलब 20% तक आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे बोला बाकी जो बच गया तुम्हारा 80 का, उसको क्या मिलेगा, तुमको कैश में पेमेंट मिलेगा। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर के लिए एक प्राइस बोली है दैट इज 15.75 कि भैया जो हम इक्विटी शेयर कन्वर्ट करेंगे वो कितने में करेंगे, 15.75 में करेंगे, ठीक है जी। assuming that the except for the 100 डिबेंचर होल्डर होल्डिंग टोटली 25,000 डिबेंचर, तो भैया एक बंदे को छोड़कर जिसके पास मतलब 100 डिबेंचर होल्डर को छोड़कर जिनके पास 25,000 डिबेंचर थे, तो हमको डिबेंचर होल्डर से मतलब नहीं है, अपने को डिबेंचर्स में खेलने का है, तो अपने को डिबेंचर से मतलब है। तो डिबेंचर जो अपने पास टोटल कितने डिबेंचर बताइए भैया, 1 लाख टोटल डिबेंचर है, उसमें से 25,000 डिबेंचर वाले क्या कर रहे हैं, द रेस्ट उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना बोल दिया, द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर द मैक्सिमम कन्वर्जन, बाकी लोगों ने कन्वर्जन के लिए वहां बोल दिया। तो टोटल 1 लाख डिबेंचर है, उसमें से 25,000 डिबेंचर जो है उन्होंने मना बोला, बाकी लोग रेडी है फॉर कन्वर्जन। तो फिर से बताऊं, अज्यूमिंग दैट द एक्सेप्ट फॉर द 100 डिबेंचर होल्डर होल्डिंग टोटली 25,000 डिबेंचर, द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर द मैक्सिमम कन्वर्जन। तो यहाँ पे 1 लाख में से 25,000 लोगों ने तो मना ही बोल दिया कि हमको तो नहीं करना है कन्वर्जन, हम कैश में लेंगे। तो बचे हुए 75,000 पे आपको कन्वर्जन लेने का है। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार ऑन सेल, ठीक है, ये तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ऑल द ट्रांजेक्शन आर पुट थ्रू विदाउट एनी लेग ऑन 1 जुलाई 2011, तो सब आपको ट्रांजेक्शन 1 जुलाई 2011 को करने के हैं। रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 1 जुलाई 2011 आफ्टर द गिविंग द इफेक्ट टू द रिडम्पशन, तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने के बेटा 1 जुलाई को, ओके। शो योर कैलकुलेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड एंड द नेसेसरी कैश पेमेंट। तो यहाँ पे आपको वर्किंग करने का बताया गया कि बताइए किसको कितना कैश पेमेंट मिलेगा, किसको कितना इक्विटी शेयर मिलेगा, वो सब बताने का है। चलिए फिर, तो यहाँ पे देखिए टोटल अपने पास जो डिबेंचर है वो है 1 लाख। उसके दो पार्ट हो गए, एक तो ऐसे जिन्होंने कन्वर्जन सेलेक्ट किया है, दूसरे ऐसे जिन्होंने कैश सेलेक्ट किया है। तो कैश सेलेक्ट किया है ना, वो बेटा है तेरे पास 25,000 डिबेंचर, 25,000 डिबेंचर ऐसे जिन लोगों ने क्या सेलेक्ट किया है, कैश सेलेक्ट किया है। तो 25,000 डिबेंचर पे क्या होगा, कैश का पेमेंट होगा, ठीक है। आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, 105 पेमेंट करो, 100 का है, 5 प्रीमियम है, तो 105 के हिसाब से रुपीज़ में आपका आ जाएगा 25,000 इंटू 105, 26,25,000, ये तो हो गया कैश पेमेंट, ओके। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन जो है ना उसमें कैसा आएगा, तो भैया 1 लाख डिबेंचर थे, उसमें से 25,000 ने वो ले लिया, मना बोल दिया, कैश ले लिया, तो बच गया कितने, 75,000 डिबेंचर। अब क्या 75 को पूरा पूरा डिबेंचर इक्विटी मिल जाएगा, आंसर इज नो। उसमें भी दो पार्ट हो रहे हैं, एक 20%, ठीक है, 20% यानी कितना होता है, 15,000 डिबेंचर, इनका तो होगा कन्वर्जन, इनका क्या होगा, कन्वर्जन। और बाकी बच गए 85,000, नहीं सॉरी 60,000, कितने बच गए, 60,000 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इनको देना पड़ेगा कैश में, तो अगर इनको मैं कैश में पेमेंट करूंगा तो कितना आएगा इनका, वो भी देख लीजिए, 60,000 इंटू 105, 60,000 इंटू 105, 63 लाख। तो यहाँ पे कैश का तो मुझे मिल गया, एक 63 लाख का, एक 26,25,000 का, तो कैश टोटल पेमेंट अपने को मिल गया कि इतना कैश में पेमेंट होगा, ओके। अब कन्वर्जन कितने को करने का अपने को, सिर्फ 15,000 डिबेंचर जो है उनका कन्वर्जन होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ये भी रुपीज में ही है, चलो। तो ये रुपीज में कन्वर्जन होगा, सिर्फ 15,000 डिबेंचर का होगा कन्वर्जन होगा। तो यहाँ तक एक बार कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कुछ नहीं समझा तो कैश में हो रहा है 63 लैक्स का, और वहां पे कितना हो रहा है 26,25,000 का। तो अगर मैं टोटल कैश पेमेंट यहाँ पे काउंट करता हूँ, सपोज करो
तो 63 लैक्स प्लस 26,25,000 तो कितना होता है टोटल मिला के 89,25,000 का टोटल कैश पेमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? टोटल कैश पेमेंट हो रहा है। अब सिर्फ अपने को ये डिबेंचर देखने का कि इनका क्या सीन होगा, तो ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ कि भैया 15,000 डिबेंचर है तुम्हारे पास, इनटू एक डिबेंचर का 105 वैल्यू है, तो कितना पेमेंट करना चाहिए? अगर मैं पेमेंट की बात करता हूँ सपोज करो तो 105 यानी टोटल पेमेंट होता है 15,75,000। इतना पेमेंट अगर मैं करता तो मुझे करना पड़ता, ओके, इतना पेमेंट मुझे करना पड़ता, बट इसके बदले मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूँ। और उसका वैल्यू है 15.75। तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड? $15,75,000 डिवाइड बाय 15.75, तो मैं कितना करूंगा, आई थिंक 1 लाख इक्विटी शेयर क्या करूंगा, इश्यू करूंगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ओके, तो 1 लाख इक्विटी शेयर हो गया, इनटू देख लो, अगर 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूँ, एक का प्राइस 15.75 है, तो सामने वाले को 15,75,000 का वैल्यू का इक्विटी शेयर मिल गया, और उतना ही उसको पैसा चाहिए था। तो आई थिंक ये परफेक्ट होगा, यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। ओके, तो आप इस तरह से ले सकते हो। तो ये देखिए पूरा टेबल, आप चाहो तो नोटबुक में लिख भी सकते हो ये वाला। तो इसमें क्या है, फिर से समझाता हूँ एक बार। 1 लाख डिबेंचर थे टोटल, उसमें से 25,000 का मना ही बोल दिया, कन्वर्जन में जाना ही का नहीं है, तो उनको सीधा कैश दे दिया। तो 25,000 इंटू 105, 26,25,000 मेरे अपनी जेब से दे दिया उनको। फिर मैंने बोला अच्छा 75,000 डिबेंचर जो बचे तुम इधर आ जाओ, तुमको क्या मिलेगा? तो बोला 20% तक ही हम दे सकते हैं। तो 75 का 20% निकाला तो 15,000 डिबेंचर तक को मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बचे हुए जो 60,000 उनको कैश ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो 60,000 इंटू 105, 63 लाख का मैंने उसको कैश पेमेंट कर लिया। तो मेरी जेब से टोटल कैश में जो गया है वो 63 लाख प्लस 26,25,000 टोटल होता है 89,25,000, ये गया है कैश में। अब मैं जो कन्वर्जन की बात करता हूँ, कितने इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा, तो 15,000 डिबेंचर की बात आता हूँ। मैंने बोला कितना पैसा तुम्हारा होता है, तो बोला सर 100 रुपये तो मेन वैल्यू था, 5 रुपये का प्रीमियम था, तो 105 रुपये हमको चाहिए एक डिबेंचर पे। तो तुम कितने हो? तो बोला हम 15,000 डिबेंचर है। तो 15,000 डिबेंचर इंटू 105 टोटल होता है 15,75,000। ओके, अब मैंने बोला तेरा वैल्यू 15,75,000 है, बट मैं जो इश्यू कर रहा हूँ ना वो 15.75 पे कर रहा हूँ एक इक्विटी शेयर। तो तुमको कितने इक्विटी शेयर इश्यू करूँ ताकि तुमको 15,75,000 मिल जाए? तो डिवाइड कर लो, तुमको मिल गए 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ओके, जिसमें फेस वैल्यू इक्विटी शेयर 10 रुपए, तो बचा हुआ 5.75 क्या होगा, प्रीमियम होगा। वेरी सिंपल। तो ये आपका हो गया बेटा यहाँ पे। तो अगर मैं इसकी एंट्री भी चलो कर लेता हूँ साथ में, तो क्या एंट्री होगी वो देखिए। एंट्री हो जाएगी, तुम्हारा जो भी डिबेंचर था अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कि क्या परसेंटेज था, 13.5% डिबेंचर, यस। तो 13.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 लाख इंटू 10 लाख, 1 लाख इंटू 5.75 5,75,000, टोटल होता है 15,75,000। ओके, तो ये देखो 15,75,000 उनको चला गया। अंडरस्टूड? इस तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा 15,75,000 तुम्हारा हो गया। अब इसमें भी ये जो मैं डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको डिबेंचर ना लिख के एक बार डिबेंचर होल्डर कर सकते हो ताकि प्रीमियम में तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, अब इधर मैं कर रहा हूँ कैश पेमेंट की, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 89,25,000 89,25,000। ओके, ये तुम्हारा हो गया। अब जो मेन आपको डिबेंचर पेमेंट की एंट्री करनी चाहिए थी वो कुछ इस तरह से होती थी।
13.5%, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, बराबर है। कितने डिबेंचर थे आपके पास टोटल? 1 लाख डिबेंचर, 105 का तुम वैल्यू पे कर रहे हो, तो 1 लाख डिबेंचर इंटू 105, और प्रीमियम तुम्हारा 1 लाख इंटू 5 लाख ये था, फिर 1 लाख इंटू 100 नहीं 1 करोड़, तो ये आपका आ गया 1 करोड़ 5 लाख। ओके, तो आप देख सकते हो कि 1 करोड़ 5 लाख डिबेंचर होल्डर था जिनको आपको टोटल पेमेंट करना था, तो 1 लाख 5 करोड़ था, तो यहाँ पे एंट्री में देखिए कितना डेबिट हो गया 1 करोड़ 5 में से, तो आप सीधा 1 करोड़ 5 में से सीधा माइनस कर लीजिए 89,25,000, तो 1 करोड़ 5 लाख में से माइनस कीजिए 89,25,000 डिबेंचर होल्डर फिर डेबिट हो गया, तो 15,75,000 बचता है, और ये 15,75,000 इधर डेबिट हो गया। तो ये टोटल 3 एंट्री है जिससे आपका डिबेंचर का काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये 3 एंट्री आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हुई बताओ? 13.50% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, ठीक है। फिर जब कैश में पेमेंट की तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक 89,25,000 सीधा हो गया, और जब कन्वर्जन किया तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बस खत्म, इतना ही था, ठीक है। अब जो डीआरआर है उसको आपको सेल का बंद करना पड़ेगा, तो डीआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व कर दो। फिर क्या बचा? डीआरआर इन्वेस्टमेंट है उसको रियलाइज करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो बस ये 2 एंट्री आपको और करने की है, और फिर तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। तो 3 एंट्री ये, 2 एंट्री वो, 5 एंट्री का इफेक्ट दे दो पुरानी बैलेंस शीट में, बस इतना ही है इसमें। अगर ये टोटल ये कितनी एंट्री होगी तुम्हारी? 3 वो 2 ये, कितनी होती है? 5 एंट्री होती है, तो 5 एंट्री का इफेक्ट दे दो आप, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा। फिर उन चीज़ों से आप बैलेंस शीट बना दो। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सेल की एंट्री इसने बात कर चुका है, बस और कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हारा। तो आपके पास जो मैंने एंट्री बताई वो 3 एंट्री प्लस 2 एंट्री कीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, आराम से आपका बैलेंस शीट जो है बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एंट्री लो प्लस 2 एंट्री, एक इन्वेस्टमेंट सेल की और एक डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। क्रिएट नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी क्रिएट सब किया हुआ है, तो अपने को सिर्फ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री पास करनी है, और एक इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री, और 3 एंट्री ये। फिर ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, बैलेंस शीट दे रखी है, उसको एंट्री का इफेक्ट लो और नई बैलेंस शीट बना दो, बस इतना ही था। ओके गाइस, तो आप यहाँ से आराम से इसको रेफर कर सकते हो कि है हुआ क्या है इसमें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, और ये लास्ट इलस्ट्रेशन था, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, तो एक बार अपन उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। तो अभी हम करेंगे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। कंपनी हैड इश्यूड 20,000 13% डिबेंचर और ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2011। तो यहाँ पे कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए? 20,000 के। द डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 जुलाई 2012। The term of issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5% and also confirm option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity shares. Nominal इसका 10 रहेगा at a price of 15 rupees per share. The debenture holder holding 2,500 debenture did not exercise the option. Calculate number of shares. Only यहाँ पे पूछा number of shares, ठीक है। Calculate number of shares to be allotted to the डिबेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। तो सेम जो अभी अपन ने सम किया वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए मेरे पास 20,000 टोटल डिबेंचर थे, 20,000 डिबेंचर थे, उसमें से 2,500 वालों ने तो कैश में लिया है, तो बच के तुम्हारे पास 17,500, बराबर बोल रहा हूँ, 2,500 वो लिया तो बचे कितने? 17,500। वही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कितना होल्डिंग करे? 20%, तो इंटू इसका 20% कर लो, तो 17,500 इंटू 20% आपने किया
तो आता है 3500, ठीक है। तो 3500 टोटल तुम्हारे जो डिबेंचर होल्डर है वो कन्वर्ट होंगे इनटू कितना प्रीमियम पे कर रहे हो ना, तो कितना पैसा वो मांगेंगे, तो इंटू 105 किया, तो इंटू 105 करो, तो टोटल जो पैसा वो मांगे 36,77,500, ठीक है। तो 3,67,500, सॉरी कितना है, 3,67,500 वो पैसा मांगे। बट अपन उसको कितना का इशू कर रहे हैं, शेयर्स 15 रुपए का। तो अपना जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है, वैल्यू ऑफ शेयर्स वो ₹15 है। तो कितने, देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, कितने इशू करूंगा, 3,67,500 डिवाइड बाय 15, तो डिवाइड बाय 15 करो तो आपको मिल जाएगा 24,500। मैं क्या इशू करूंगा, इक्विटी शेयर करूंगा, तो उतना उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो कितने शेयर्स होंगे, 24,500, तो ये देखिए 24,500 एज पर दी ICIB। तो आई थिंक ये तो सेम टाइप का सम था, इसमें कुछ भी इतना कुछ बताने को है नहीं, जैसे अभी सम किया था वैसा ही था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। लिब्रा लिमिटेड रिसेंटली मेड अ पब्लिक इश्यू, तो उसने भैया पब्लिक इश्यू किया है, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो पब्लिक इश्यू करी तो ऑब्वियसली लिमिटेड कंपनी लिस्टेड ही होगा। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यूड 2 लाख, फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस 100 रुपीज पर डिबेंचर। ओके, तो नॉर्मल है भैया कि 2 लाख के क्या है डिबेंचर इश्यू कर रही है वो 100 रुपए वाले। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर इज 60%, तो 60% उसमें कन्वर्टेबल है, जो इक्विटी शेयर में का वो कन्वर्ट होगा। इसका मतलब 40% ऐसा रहेगा जो कन्वर्टेबल नहीं रहेगा। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द इश्यू। ओके, डेट ऑफ क्लोजर of subscription list 1st May 2011, date of allotment 1st June 2011, rate of interest on debenture 15% payable from the date of allotment, value of equity shares for the purpose of conversion is 60 rupees, underwriting commission। ओहो, यहाँ पे अंडरराइटिंग भी हो रहा है। तो आपको पता होगा, कुछ आइडिया होगा अंडरराइटिंग के बारे में कि भाई अंडरराइटिंग में होता क्या है कि जितने शेयर सेल नहीं हुए उतने अंडरराइटर्स लेता है, फिर उतना पैसा या तो अपने को मिल जाएगा या देना पड़ेगा। उसका कमीशन 2% है। नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड फॉर 1,50,000, तो बेटा 2 लाख डिबेंचर थे, 1,50,000 अपने पास एप्लीकेशन आया, तो 50,000 का नहीं आया, तो वो कौन लेगा, वो अंडरराइटर लेगा। इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली होता है 30 सितंबर और 31 मार्च को। आपको पूछा है कि सारी एंट्री दीजिए, राइट द रिलेवेंट जनरल एंट्री फॉर द ऑल ट्रांजैक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 इंक्लूडिंग द कैश एंड बैंक एंट्रीज। तो यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन की आपको एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री आप डिबेंचर इश्यू करो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना, जितने डिबेंचर अपने पास पब्लिक से आए तो 1,50,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,50,000 पे कितना अपना वैल्यू था 100 रुपीज पे इशू कर रहे हो, तो इंटू 100। अगर एप्लीकेशन का पैसा अलग से नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन का पैसा अलग से नहीं है, तो आप सीधा कर सकते हो 1,50,000 इंटू 100, यानी कितना होता है 1,50,00,000। बट जब डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर करूंगा, इन दैट केस मुझे अंडरराइटर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, क्योंकि उसको भी लेना पड़ेगा अपने पास से। तो अपने 2 डिबेंचर में तो पूरा आएगा 2 करोड़ सर, बट एप्लीकेशन का तो 1,50,00,000 आया है, तो 50 लाख बाकी जो वाले जो बच गया ना वो अंडरराइटर लेगा, तो अपन लिखेंगे अंडरराइटर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज क्या होगी, वो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,50,00,000 का, बट जब डिबेंचर लिखूंगा तो पूरा का पूरा 2 करोड़ आएगा, और डिबेंचर एप्लीकेशन का 1,50,00,000 था, तो 50 लाख किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अंडरराइटर का, तो उसका नाम आ गया अंडरराइटर अकाउंट। तो अंडरराइटर अकाउंट हो गया डेबिट, अंडरस्टूड, सिंपल एंट्री। उसके बाद कमीशन देने का है, तो कमीशन जब देंगे तो अंडरराइटर क्या होता है, अपने लिए एक्सपेंस है, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। कमीशन कितने में मिलेगा, पूरे पे मिलेगा, तो पूरा का पूरा 2 करोड़ पे कमीशन मिलेगा उसको 2%, तो 4 लाख का कमीशन हो गया। तो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर को बात करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, 50 का डेबिट है, 4 का क्रेडिट है, तो कितना नेट बच गया सर 46 का बच गया, तो उतना पैसा अंडरराइटर अपने को देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर 46 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर 46 लाख। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड। चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या खेल होगा यहाँ पे। तो सर देखो अभी कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, कन्वर्जन होगा, तो जब कन्वर्जन होगा तो 60% का ही होगा, तो 40% तो नहीं होगा, तो उनके लिए तो DRRI बनाना पड़ेगा ना, लिस्टेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए DRRI बनाना पड़ेगा। सर DRR वो तो अनलिस्टेड के लिए होता है, पब्लिक इश्यू कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम मानते हैं कि लिस्टेड होगा, इसे भी यही मान रही है। तो यहाँ पे
कितना कन्वर्जन होगा, तो देखिए 2 लाख डिबेंचर है तो 2 लाख इंटू 100 वैल्यू आ गया 2 करोड़ इंटू 40%, कितना 40%, ये एलिजिबल है, मतलब ये जो इनको पे करना पड़ेगा इंटू 15% तो उसका 15%। तो यहाँ पे देखिए इतना DRI अपने को बनाना पड़ेगा। सो 2 करोड़ 2 लैक्स डिवेंचर है इंटू 100 यानी 2 करोड़ हो गया, इंटू उसका 40% कन्वर्टेबल है, 60% कन्वर्टेबल था, 40% कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, तो इंटू 40% इंटू इनका 15% तक अपने को बनाना पड़ेगा, तो 12 लाख आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 करोड़ का 40% कितना होता है 80 लाख, 80 लैक्स। 80 लैक्स जो है ना उतना अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अपन को क्या है जितना पेमेंट होगा उसका 15% DRI बनाना पड़ेगा, तो इतने का 15% कर लो कितना आएगा 12 लैक्स। ओके, फिर देखो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है, तो आई थिंक ये तो सिंपल है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक आप आराम से कर सकते हो। फिर कन्वर्जन करना है तो डिबेंचर ये हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60% का कर लो, ठीक है, प्राइस दे रखा है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, तो ये कुछ टफ नहीं था, आई थिंक आप करिए। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो बचा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ये सेम क्वेश्चन है जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 3 एंड 4 सेम टाइप के क्वेश्चन है जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई थिंक इसको बताने का मुझे काम नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हो। ओके गाइस, तो कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है, पसंद आया तो लाइक कीजिए, ओके, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इसको, क्योंकि ये चीज़ें हमको मोटिवेट करती है और ये इसी से हम और वीडियो बनाते हैं। तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है गाइस, चलिए फिर और किसी वीडियो में मिलेंगे साथ में, तब तक के लिए अलविदा।